नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा, एक्स इंडियन एयरफोर्स ESP आइंस्टाइन साइंस प्लेनेट से। आज हम NCERT क्यूरियोसिटी साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। इससे पहले हम ऑलरेडी 4 चैप्टर बना चुके हैं और उनके सॉल्यूशंस भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या फिर राइट हैंड साइड अपर मोस्ट कॉर्नर पे चेक कर लीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। बट इस चैप्टर में हमें फोर्स के बारे में समझाया जाएगा। तो जैसा अभी तक आपने देखा है, प्रोब एंड पॉन्डर के अंडर में उन्होंने आपको 3 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं जो आपकी क्यूरियोसिटी के लिए हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई डज इट फील हार्डर टू पैडल अ बाइसिकल व्हेन गोइंग अप हिल देन ऑन फ्लैट ग्राउंड। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, जब आप एक साइकिल को पैडल कर रहे हो, आप एक साइकिल चला रहे हो और अप हिल जा रहे हो, पहाड़ के ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो आपको मुश्किल क्यों लगता है कंपैरेटिव टू फ्लैट ग्राउंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका एक हिंट दे देता हूँ मैं आपको बेटा। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ग्रेविटेशनल पुल बढ़ जा रहा है, उसके कारण है। इसको आपको डिटेल में क्वेश्चन आंसर सीरीज में कराएंगे। व्हाई इज इट इजियर टू स्लिप ऑन ए वेट सरफेस। मम्मी ने पोछा लगाया, आप भागते हुए आए और स्किड कर गए उसी फर्श पे। नॉर्मल टाइम में जब पानी नहीं होता है तो आप स्किड नहीं करते हो, ऐसा क्यों? मुझे लगता है आप लोगों को इस बारे में बेसिक आइडिया होगा। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। वेट सरफेस पे क्या होगा बेटा, इरेगुलरिटीज घट जाएंगी और फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा। इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे तब हमें इजीली समझ आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू वी फील लाइट और लाइक। हमें लाइट क्यों फील होता है और हमें ऐसा क्यों लगता है जैसे हम फ्लोट कर रहे हैं, लाइक वी आर फ्लोटिंग जस्ट आफ्टर आवर स्विंग रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट। जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है एंड बिगिंस टू कम डाउन। क्वेश्चन समझ आया बेटा? मान लो ये मेरा स्विंग है, मैं ये ऊपर से कनेक्टेड है। जब मैं स्विंग पे ऊपर नीचे जा रहा हूं, इट इज़ वर्किंग लाइक ए पेंडुलम। तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है, मान लिया स्विंग यहाँ आ गया बेटा, इस पोजीशन पे, उस पोजीशन की बात कर रहा है। व्हाई डू वी फील, इस पोजीशन पे आपको लाइट या फिर फ्लोटिंग ऐसा क्यों लगता है कि आप फ्लोट कर रहे हो। इन शॉर्ट कहा जाए, मोमेंटरली कुछ सेकंड्स के लिए आपको वेटलेसनेस फील होगा कि आपके अंदर वेट है ही नहीं। जस्ट आफ्टर आवर स्विंग रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पहुँच गया तो आपको ऐसा क्यों फील होता है कि आप बिल्कुल वेटलेस हो एंड बिगेन्स टू कम डाउन। यहाँ से फिर क्या होगा बेटा, वो वापस पेंडुलम की तरह नीचे जाना शुरू होगा। तो क्वेश्चन समझ आया? जब मैं झूला झूल रहा था तो जब मैं बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे गया तो मुझे उस कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगेगा मैं फ्लोट कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरे अंदर वेट है ही नहीं। ये बेटा 2-3 कॉम्बिनेशन आएंगे। पहला हिंट बता रहा हूँ, इनर्शिया। जब ये मूव कर रहा है तो इनर्शिया के कारण वो लगेगा कि मैं मूव करते रहूं, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है। अब यहाँ से डायरेक्शन चेंज होनी है। अभी तक जा रहा था ऊपर की तरफ, अब डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ, प्लस ग्रेविटेशनल पुल। ऐसे 2-3 रीजंस रहेंगे जिसके कारण आपको ये कॉम्बिनेशन फील होगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन आंसर में हम डिटेल में करेंगे। तब तक आप इसके बारे में सोचते रहिए। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। इट वॉज ए विंडी डे, हवा चल रही थी। सोनाली एंड रागनी वर एक्साइटेड टू गो साइकिलिंग। सोनाली एंड रागनी ने, जैसे आप बेटा फर्स्ट इमेज में आपने देखा होगा, 2 गुड़िया सोनाली और रागनी साइकिलिंग के लिए जाने का प्लान करती हैं। देयर समर वैकेशन हैड जस्ट बिगन। उनकी गर्मियों की छुट्टियाँ अभी शुरू हुई हैं एंड दे वांटेड टू एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल लैंडस्केप अराउंड देयर विलेज। वो एक्सप्लोर करना चाहती है। एक्सप्लोर का मतलब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक ने बहुत इंपॉर्टेंस दी एक्सप्लोर को, इसलिए देखना आप इस बुक में ओवर एंड अगेन एक्सप्लोर, क्यूरियोसिटी, इस टाइप के वर्ड आते रहेंगे। एक्सप्लोर का मतलब है बेटा आप खुद से जाओ और पता करो, देखो, ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो। तो क्या है बेटा, वो एक्सप्लोर करेंगे ब्यूटीफुल लैंडस्केप जो उसके आसपास का, अराउंड देयर विलेज, उसके गांव के आसपास का जो लैंडस्केप है ना, उनको देखना चाह रहे हैं। आफ्टर पंपिंग एयर इनटू देयर बाइसिकल टायर्स, अपने साइकिल के टायर में हवा भरने के बाद दे सेट ऑफ, वो निकल ली। एज दे रोड थ्रू द विलेज, जब वो विलेज में से साइकिलिंग कर रही थी, द विंड रस पास देम, हवा ने उनको क्रॉस किया। ओह नो, द विंड इज पुशिंग मी हार्ड,
रागनी ने कहा कि हवा मेरे को पीछे की तरफ पुश कर रही है। आप लोगों ने भी साइकिलिंग करते वक्त मॉनिटर किया होगा, इन केस हवा मेरे पीछे से आ रही है तो इट विल सपोर्ट मी, आगे जाने में हेल्प करती है। लेकिन खुदा ना करे किसी दिन उल्टा हो गया, हवा सामने से आ रही है, तो बेटा साइकिल चलाना बहुत ही टिपिकल हो जाता है। वही बात हुई रागनी के साथ। वो बोल रही ओ नो द विंड इज पुशिंग मी हार्ड, हवा मेरे को पीछे की तरफ धकेल रही है। स्माइलिंग सोनाली रिप्लाइड, हंसते हुए सोनाली ने रिप्लाई किया वी आर राइडिंग अगेंस्ट द विंड, हम हवा के अगेंस्ट, हवा इधर आ रही है हम इधर जा रहे हैं, दो फोर्स काम कर रहे हैं, मेरा मस्कुलर फोर्स और उधर से हवा आ रही है। वी मस्ट पुश और पेडल्स हार्डर टू मूव फास्टर, हमें पुश करना चाहिए पेडल्स को और तेज और हार्ड टू मूव फास्टर, तेज मूव करने के लिए। देयर राइड टुक देम अप ए लॉन्ग पार्ट टू ए हिल टॉप, उनकी राइड उनको बेटा हिल टॉप पे ले गई। सम पार्ट्स ऑफ द रोड वर रफ वेयर दे फाउंड इट हार्ड टू पेडल, कुछ पार्ट्स उनको रोड पे ऐसे मिले जो वेयर दे फाउंड इट हार्ड टू पेडल, जहाँ उनको पैडल करने में दिक्कत हो रही थी। वाइल अदर पार्ट्स वर स्मूथर, कुछ पार्ट्स स्मूथ भी थे। इंडिया में तो अधिकतर वही रहता है बेटा, अधिकतर हार्ड ही मिलेंगे आपको। रोड की कंडीशन बहुत ही कम ऐसे एरियाज हैं जहाँ अच्छे से मिल जाए। When they reached the top and were enjoying the view, जब वो टॉप पे पहुँच गए और व्यू को एंजॉय कर रहे थे, they heard thunder and saw flashes of lightning at a distance, तो उन्होंने थंडर की आवाज़ सुनाई दी और फ्लैशेस, लाइट की फ्लैशनिंग, बिजली जो चमकती है उसके बारे में बात कर रहा है बेटा। एट ए डिस्टेंस, थोड़ी दूर उन्हें दिखाई दिया। इवन दो इट लुक ब्यूटीफुल, यद्यपि यह सुंदर लग रहा था, दे डिसाइडेड टू हेड बैक इमीडिएटली, तो बेटा स्मार्ट बच्चे थे, जैसे उन्होंने लाइटनिंग देखी, थंडरिंग की आवाज़ सुनाई दी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं वापस चलते हैं। ऑन द वे बैक, जब वो वापस आ रहे थे, वाइल पासिंग अ हर्ड ऑफ शीप, जब एक भेड़ों का झुंड को वो पास कर रहे थे, दे प्रेस देयर बाइसिकल बेल्स, उन्होंने बाइसिकल की बेल को प्रेस किया एंड टर्न द हैंडल्स टू चेंज डायरेक्शन, और हैंडल को चेंज किया, किस लिए? डायरेक्शन चेंज करने के लिए। एज दे वर कमिंग डाउन द स्लोप ऑफ द हिल, जब वो हिल से वापस नीचे की तरफ आ रहे थे, दे रियलाइज दैट देयर बाइसिकल वर मूविंग डाउन एट ए ग्रेट स्पीड। आप लोगों ने मॉनिटर किया होगा बेटा, जब भी आप अपहिल जाते हैं, जैसे इसी चैप्टर के प्रोब एंड पॉन्डर में जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि आप अपहिल जाते हैं तो आपको पैडलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अपहिल नहीं भी गए होंगे तो ब्रिज पे तो साइकिल चढ़ाई होगी ना, ओवर ब्रिज रहता है, रेलवे ओवर ब्रिज वगैरह, तो उसमें आपने मॉनिटर किया होगा, जब आप अपहिल जा रहे हैं तो आपको बाइसिकल के पैडल में एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ेगा। वेयर एज जब आप डाउनहिल आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो वो ईजिली मूव कर जाएगा। वही बता रहा है, देयर बाइसिकल वर मूविंग डाउन एट ए ग्रेट स्पीड, ऑटोमेटिक स्पीड बन गई। इवन दो दे वर नॉट पैडलिंग, जबकि वो पैडल नहीं भी कर रहे थे। सोनाली चिल्लाई, इट इज़ थ्रिलिंग, या बहुत थ्रिलिंग है, इंजॉइंग है। इट सीम्स समथिंग इज पुलिंग अस डाउनहिल, उसे लगा कि कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे नीचे की तरफ खींच रही है। आपको क्या लगता है क्या चीज़ होगी वो? एनी आइडिया? वही बात कर रहे हैं बेटा, उसी के बारे में धीरे धीरे वहीं पहुंच रहे हैं हम। चैप्टर में इंट्रोड्यूस करा रहा अभी आपको, बेसिकली फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, और फोर्स में भी टू बी मोर प्रिसाइज ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, डिस्कशन करेंगे डिटेल में। पहले बात करते हैं फोर्स के बारे में। व्हाट इज ए फोर्स? फोर्स क्या है? लेट अस ट्राई टू एक्सपीरियंस द पुश एंड द पुल। एक्टिविटी की बेटा, टेक ए लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स। आप लोग भी कभी घर शिफ्ट किया होगा, कभी सामान इधर से उधर लेके गए, या फिर स्टोर रूम में मम्मी की हेल्प कराने के लिए, पापा की हेल्प कराने के लिए कोई बहुत बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स रखा है, तो आप उसको कैसे मूव कर सकते हैं? मैंने आपको दिया कि बेटा ठीक है, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड रखा है, इसको डिस्प्लेस करना है, इसको यहाँ से, मैंने बोल दिया मान लिया दिस इज फ्लोर, इसको यहाँ से यहाँ लेके जाना है, इसको इस लोकेशन पे लेके आना है। तो उसको मूव कराने के लिए, डिस्प्लेस कराने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं? टेक ए लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स, ट्राई मूविंग द बॉक्स इन एज मैनी डिफरेंट वेज एज यू कैन थिंक ऑफ। इस बॉक्स को मूव कराने का, जैसे मैंने बोला कि इधर मूव कराना है, तो आप क्या कर सकते हो? इस हिसाब से रस्सी लगाई और मैंने खींचना शुरू कर दिया,
जब खींचूंगा तो ये इसके ऊपर स्लाइड होते होते यहाँ जाएगा। सिमिलरली ए फिगर में क्या दिखा रखा है बेटा, उसी बॉक्स को मान लिया मुझे यहाँ भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, इधर फोर्स लगाऊंगा, इस टाइप से यूँ फोर्स लगाऊंगा यूँ, और इस फोर्स लगाने को क्या बोलेंगे बेटा, पुश। इट्स ए काइंड ऑफ पुश। और ये क्या कर रही है गुड़िया, खींच रही है, पुलिंग, ये पुल का। वेयरएज थर्ड केस में आपने क्या देखा बेटा, उस बच्चे ने उसको उठा लिया, लिफ्ट किया है। मूविंग ए बॉक्स इन डिफरेंट वेज, पहला क्या है बेटा, पुश, सेकंड वन इज पुल एंड थर्ड वन इज लिफ्टिंग। लिफ्टिंग को अगर डायरेक्टली कहा जाए तो पुलिंग अप, यही तो कर रहे हो, कोई चीज़ को नीचे से उठाना है तो आप पुल कर रहे हो ऊपर की तरफ, बस यही, इसमें और इसमें यही डिफरेंस है। एंड कैरिंग, डिड यू मूव द बॉक्स इन एनी अदर वे देन शोन इन फिगर, इस फिगर के अलावा कोई और तरीका है जैसे जिस तरीके से आप उस बॉक्स को मूव करा सकते हो? अगर आपके दिमाग में कोई नया आइडिया हो तो बताइएगा। In all the ways that you might have used to move the box, you had to apply a push or a pull. किसी भी तरीके से आप मूव करा रहे हो, ये या वो, आप इधर पुश कर रहे हो या फिर पुल कर रहे हो, यही दो तरीके हैं, पुश या पुल। पुश का मतलब बेटा हिंदी में बोलते हैं धकेलना, पुल का मतलब हिंदी में है खींचना। जनरली द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स इन साइंस। जनरली अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, जो पुश और पुल है अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया, यहाँ पुश किया यहाँ पुल किया, इज कॉल्ड फोर्स इन साइंस। उसको साइंस में क्या नाम दिया गया बेटा, फोर्स। हिंदी में बोल दीजिए बल, बल। मुझे लगता है आज के टाइम में बच्चे बेटा इतना एडवांस हो गए हैं कि नो नीड टू एक्सप्लेन फोर्स इन क्लास 8। आप लोग इतने स्मार्ट हो कि आप फोर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, पुश पुल, अभी बच्चा बहुत स्मार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट कैन ए फोर्स डू टू द बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड। एक फोर्स क्या कर सकता है जब ये उन बॉडीज के ऊपर, जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? क्या फोर्स डिस्प्लेस कर देगा? हाँ सर डिस्प्लेस कर देगा। क्या उसकी शेप चेंज कर देगा? हाँ सर कर देगा। इस टाइप से कुछ चेंजेस आएंगे, समझते हैं। वी एक्सपीरियंस पुश और पुल इन आवर डेली लाइफ्स। हम पुश भी और पुल भी हमारे डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, ऑफन विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। हम उसको रियलाइज नहीं करते। हाँ, जैसे आज हम ये चैप्टर कर रहे हैं, इसके बाद आप देखना, आप एक पेन को भी उठाएंगे ना तो आपको लगेगा अरे यार मैं तो पुल अप किया है। किसी टेबल को, स्टूल को मूव करेंगे, हाँ मैंने पुश किया। और यही वो चाह रहे हैं कि आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, साइंस को एक्सपीरियंस करो अपने चारों तरफ। लेट अस रिकॉल सम ऑफ दीज एक्सपीरियंस एंड एनालाइज देम। रिकॉल करते हैं और एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब क्या है बेटा, नॉट ओनली आप देखो, अभी तक इससे पहले भी आप टेबल को, स्टूल को, चेयर को अपने क्लासरूम में, घर में पक्का मूव करते होंगे, पुश भी करते होंगे, मूव पुल भी करते होंगे। लेकिन आज के बाद आपको इसको एनालाइज करना सीखना है कि मैंने पुश किया, पुल किया, जब मैं अपहिल जा रहा था तो मोमेंट मुझे क्यों एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ा, जब मैं डाउनहिल जा रहा था। तो सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करना है, एनालाइज भी करना है, एक्सपेरिमेंट भी करना है। हो सकता है मैं जब जा रहा था तो आपकी बार मैंने पैडल ज़्यादा लगाए, आपकी बार मैं दूसरे गियर में, साइकिल जो गियर वाली साइकिल आती है मैं गियर चेंज करके देखता हूँ। तो आपको एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं खुद से अपने आसपास। और अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये सब एक्टिविटी करेंगे, नॉट ओनली ये एक्टिविटी, खुद से अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप कीजिए कि ठीक है 4 में से मैं 3 वेरिएबल चेंज नहीं करूँगा, कांस्टेंट रखूँगा, एक को चेंज करके देखता हूँ कि उसका क्या इफेक्ट आएगा। तभी आप एक लिटिल साइंटिस्ट बन पाएंगे। थिंक ऑफ सिचुएशंस वेयर ए फोर्स, एक कुछ ऐसी सिचुएशन देखो बेटा जहाँ एक फोर्स, जिसको उसने क्या कहा बेटा, पुश या पुल, इज अप्लाइड एंड लिस्ट देम इन टेबल। कुछ सिचुएशन देखो जहां पुश और पुल को फील कर पाते हो, टेबल में डालो। एनालाइज ईच सिचुएशन एंड राइट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन टेबल 5.1। एनालाइज करो हर एक सिचुएशन को और टेबल में लिखो उसका इफेक्ट। सम सिचुएशंस एंड देयर इफेक्ट्स आर ऑलरेडी लिस्टेड फॉर यू। ये देखिए बेटा टेबल बनाई उसने, डिफरेंट एक्शंस एंड देयर इफेक्ट। टोटल 4 के लिए उन्होंने जगह दी है, 3 ऑलरेडी फिलअप कर दिए, एक आप कर सकते हैं।
एक्शन क्या करोगे, होगा क्या, वो पुश होगा या पुल होगा, आपको समझना है, और उसका इफेक्ट क्या होगा। योर फ्रेंड होल्डिंग योर मूविंग बाइसिकल फ्रॉम बिहाइंड टू स्टॉप इट। बच्चे शैतानियां करते ही हैं। आपने साइकिलिंग स्टार्ट की, कोई आपका दोस्त है, उसने पीछे से साइकिल पकड़ ली, उसने पीछे से साइकिल पकड़ ली। वो वाला सीन है जो बच्चे शैतानी के लिए नहीं करते कि कैसे मुंह करेगा भाई। तो ये बताओ, उसने पुश किया है, पुल किया? नो डाउट बेटा, पुल किया, खींच रहा है वो। आप आगे की तरफ उसको ले जाने की कोशिश कर रहे हो, वो पीछे की तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है। इफेक्ट क्या आएगा? स्टॉपिंग और डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द बाइसिकल। वो या तो आपकी साइकिल को रोक लेगा अगर वो ज़्यादा पावरफुल हुआ तो, और अगर ज़्यादा पावरफुल नहीं भी हुआ तो आपकी साइकिल की स्पीड ज़रूर कम कर देगा। सेकेंड, हिटिंग अ मूविंग बॉल पुश विद ए बैट। एक मूविंग बॉल है, आपने उसको बैट से पुश कर दिया। कोई बच्चे खेल रहे थे ग्राउंड में, आपके पास भी बैट था, आपकी तरफ बॉल आई, आपने उसको पुश कर दिया, तो नो डाउट इसमें तो पुश कर ही रहा है। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉल। अब हुआ क्या, उस तरह से बॉल आ रही थी, मैंने उसको यूं पुश किया तो वो अब अपना ओरिजिनल पाथ पे नहीं जा पाएगी। मैंने क्या किया, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। जैसे ही मैंने उसको यूं मारा तो वो जिस डायरेक्शन में मैंने उसको पुश किया है उस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो हुआ क्या, मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो आप इफेक्ट को समझिएगा, इस सारी कहानी में इफेक्ट को समझिएगा। पहली एक्टिविटी हमने क्या किया, उसको स्टॉप किया या फिर डिक्रीज किया। सेकेंड एक्टिविटी हमने उसके डायरेक्शन चेंज कर दी है। थर्ड, प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड पुश बैलून। जो इन्फ्लेटेड बैलून है उसको मैं प्रेस कर रहा हूं। तो जब प्रेस कर रहा हूं तो बेटा क्या कर रहा हूं, इन्फ्लेटेड बैलून में हवा भरी हुई है, अब मैं उसको पुश कर रहा हूं। बैलून में हवा भरी हुई है, मैं क्या कर रहा हूं, उसको पुश कर रहा हूं। चेंजिंग इन शेप ऑफ द बैलून। तो होगा क्या, अब एक बैलून था मेरे पास इतना बड़ा, जब मैं उसको दोनों साइड से पुश करूंगा अंदर की तरफ, तो क्या बैलून में शेप में कोई फर्क आएगा? हाँ सर आएगा, उसका शेप बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या किया, चेंज इन शेप। इसी टाइप से बेटा आप एक दो एक्टिविटी और ऐड कर सकते हैं। व्हाट डू यू कंक्लूड। आपने कंक्लूड क्या निकाला? कंक्लूड का मतलब क्या होता है बेटा, कंक्लूजन। आपने कंक्लूजन क्या निकाला, उसके बारे में इन्फर क्या किया, क्या समझा इस एक्टिविटी में। ये जो हमने 3 एक्सरसाइज की, 3 एक्सरसाइज में आपने क्या समझा, क्या कंक्लूजन निकाला, वो पूछ रहा है। डज ए फोर्स कॉज ए मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप। क्या फोर्स ने एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर दिया क्या? हाँ सर कर दिया। यहाँ मेरी साइकिल को दोस्त ने रोका था तब उसने स्टॉप किया। कैन इट चेंज स्पीड। हाँ सर, उसने भी स्पीड को डिक्रीज किया, उसने भी स्पीड को डिक्रीज किया। क्या डिक्रीज ही कर सकता है क्या? उसके साथ बेटा इंक्रीज भी कर सकता है। अगर वही दोस्त पीछे से आपको पुश करने लग जाए कि हाँ भाई मेरा, आपका अच्छा दोस्त हो कि मेरा दोस्त है चला रहा है साइकिल, पीछे से वो आपको पुश करने लग जाए, तो क्या होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो नॉट ओनली डिक्रीज, आपकी स्पीड बढ़ भी जाएगी। और डायरेक्शन ऑफ मोशन, यहाँ हमने देखा बॉल आ रही थी, मैंने उसे बैट से, हॉकी से या पैर से किक कर दिया, तो क्या हुआ, मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। और चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ हमने समझा बैलून के केस में ऑब्जेक्ट की शेप ही हमने चेंज कर दी। फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाएगी। In everyday life, we come across many situations where a force is applied. For example, opening a drawer. हम एवरीडे लाइफ में, रियल लाइफ में बेटा सारा दिन फोर्स हमें महसूस होता है, हर जगह फोर्स महसूस होगा। आज के बाद जो भी आप काम कर रहे हो तो फील करना फोर्स कहाँ का लग रहा है, किस टाइप का लग रहा है। अभी टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो महसूस करना किस टाइप का लग रहा है। वेयर ए फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग ए ड्रॉर। कोई टेबल है, टेबल में से मैं ड्रॉर खींच रहा हूँ तो मैंने क्या किया, पुल किया। स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, रबर बैंड को पकड़ा और मैं उसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, ठीक है। अ फील्डर स्टॉपिंग ए बॉल, फील्डर ने बॉल को पकड़ लिया, ये भी तो एक टाइप से फोर्स ही है। किकिंग ए फुटबॉल, एग्जाम्पल हम ले चुके हैं। अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन ए मूविंग बाइसिकल, मैंने ब्रेक अप्लाई किए और मूविंग साइकिल मेरी स्लो डाउन हो जाती है एंड इवेंचुअली रुक जाती है। रोलिंग ए चपाती, मम्मी चपाती को रोल करती हैं। और टर्निंग द स्टीयरिंग हैंडल ऑफ एन ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा के हैंडल को हम किस लिए टर्न करते हैं, टू चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज करने के लिए।
व्हाट इफेक्ट कैन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हैव ऑन ऑब्जेक्ट्स। तो अभी इन सब एक्टिविटीज़ के थ्रू बता रहे हैं बेटा ऐसे क्या इफेक्ट हैं जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हैव ऑन ऑब्जेक्ट। भाई जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो उससे क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे। मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, यहां बॉल रखी हुई थी, मैंने उसे किक कर दिया। बॉल किस कंडीशन में थी, रेस्ट में थी, मैंने उसे किक कर दिया, हॉकी से मार दिया, फुटबॉल से मार दिया, सॉरी हॉकी से मार दिया, बैट से मार दिया, तो ये वो बॉल मूव करने लग जाएगी बेटा। वही चीज़ बता रहा है, मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से उसको मूव करना स्टार्ट करा दिया। चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज़ मूविंग, हो सकता है ये बॉल पहले से मूव कर रही थी, ये बॉल पीछे से मूव करती हुई आ रही थी, अब मैंने क्या किया, इसको स्लो डाउन करना है, तो मैं हल्के से इसको टैप कर दूं तो स्लो डाउन हो जाएगी। तो चेंज द स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट, मैं उसको रोकने के लिए कोशिश कर रहा हूं तो डिक्रीज हो जाएगी। हो सकता है मैं इसको फिर से एक बार किक कर दूं तो वो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो हम उसकी स्पीड को कम, ज़्यादा या फिर ज़ीरो भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा फील्डर, सामने कोई फील्डर खड़ा है तो वो बॉल को बिल्कुल स्टॉप कर देगा फोर्स अप्लाई करके। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमने जो अभी एग्जांपल लिया, बॉल आ रही थी, मैंने उसको बैट से शॉट मारा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सिमिलरली फुटबॉल में भी यही होता है, अपोनेंट प्लेयर मेरी तरफ गोल करने के लिए आ रहा है, बॉल मेरे पास आई, मैंने उसको वापस से उसी के गोल की तरफ किक कर दिया तो मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी। ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की शेप में हम चेंज ला सकते हैं। अभी हमने बैलून वाला एग्जांपल देखा, जब मैं बैलून पे फोर्स अप्लाई किया तो मैंने उसकी शेप चेंज कर दी। कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट, अब ऐसा नहीं है कि ये इफेक्ट जो हमने अभी डिस्कशन किए एक ही एट ए टाइम हो पाएगा, या तो हम हो सकता है एक एक कर दें या फिर सभी के सभी फोर्स अप्लाई करके सभी के सभी एक साथ कर सकते हैं। ऐसा कोई एग्जांपल है आपके दिमाग में जिसमें ये सभी काम एक ही बार में हो जाएं? अगर है तो बताइएगा। Does this mean that whenever there is a change in speed or direction or change in shape, a force is acting on the object? अब इसका उल्टा समझने की कोशिश कीजिए। मैंने फोर्स अप्लाई किया तो उसकी स्पीड कम ज़्यादा होगी, रुक गई। मैंने फोर्स अप्लाई किया तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। मैंने फोर्स अप्लाई किया तो उसकी शेप चेंज होगी। तो अभी पूछ रहा है क्या ये जो काम है, स्पीड कम ज़्यादा, डिक्रीज़ करना, शेप चेंज करना, ये जब भी हो रहे हैं तो क्या ये कंफर्म है कि वो फोर्स कोई अप्लाई हो रहा है? क्वेश्चन है, समझ रहे हैं आप? डज दिस मीन, क्या इसका मतलब ये है वेन एवर देर इज ए चेंज, जब भी चेंज होगा स्पीड में, डायरेक्शन में चेंज होगा या फिर शेप में चेंज होगा, ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि फोर्स काम कर ही कर रहा है। यस, नन ऑफ दीज टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ द फोर्स। आप उसको रियल लाइफ में फील भी कर सकते हैं। एक बॉल ज़मीन पे रखी हुई है और वो रखी ही रहेगी जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। एक बॉल ज़मीन पे रखी है, वो कहीं मूव नहीं करेगी, ना वो डायरेक्शन चेंज करेगी, ना वो शेप चेंज करेगी अनटिल अनलेस जब तक फोर्स अप्लाई ना हो। ए स्टेप फर्दर, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, डज इट मीन दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट? मैंने जैसे एग्जांपल बताया बेटा कि एक बॉल फर्स्ट पे रखी हुई है, क्या इसका मतलब ये है क्या कि इसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा? इट मीन्स दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंसिंग वन अनदर। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, फोर्स तो काम कर ही रहा होगा बेटा। एटलीस्ट जैसे फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा, अभी हम समझेंगे उसके बारे में डिटेल में, लेकिन उसके ऊपर फोर्सेस काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी फोर्स काम कर रहे हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अगर नीचे की तरफ फोर्स काम कर रहा है तो दूसरा कोई फोर्स होगा जो ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा। इट मीन्स इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा। ऐसा नहीं है कि कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। एटलीस्ट हमारे ऊपर हर टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम कर ही रहा होता है। अर्थ तो हमें नीचे की तरफ खींच ही रही है ना, तो फोर्स तो काम कर रहे होंगे लेकिन वो बैलेंस में कर रहे होंगे। आर फोर्सेज एंड इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट। अभी जैसे बैलेंस फोर्सेस के बारे में बताया, उसी को थोड़ा एक्सटेंशन लेके जा रहा है, उसी के बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या फोर्सेस इंटरेक्शन है बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स के, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, फोर्सेस वो चीज़ हैं।
व्हेन यू पुश अ टेबल, जब आपने एक टेबल को पुश किया, एक टेबल रखी हुई थी बेटा, आपने इसको पुश किया, योर हैंड इज वन ऑब्जेक्ट अप्लाइंग फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। आपका हाथ एक ऑब्जेक्ट है जो कि टेबल के ऊपर काम कर रहा है। जब मैं टेबल को यूँ पुश कर रहा हूँ ना, तो बोल रहा है कि आपका हाथ एक ऑब्जेक्ट है जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। Here we say that your hand and the table are two objects interacting with each other। यहाँ हम क्या कहेंगे कि जो मेरा हाथ है वो टेबल के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, और टेबल और मेरा हाथ ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। थिंक ऑफ ऑल द एक्शंस लिस्टेड इन टेबल 5.1। 5.1 में जो हमने डिस्कशन किए थे ना बेटा, बैलून एंड वो सब, उसके बारे में, एक्शंस के बारे में समझो। हाउ मैनी थिंग्स आर इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द एक्शंस। आप उस टेबल में एक और कॉलम बना लेना, एडिशनल एक और कॉलम बना लेना, और उस पर डिस्कशन करना कि हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द एक्शन। हर एक एक्शन में, जैसे यहाँ हमने देखा 2 ऑब्जेक्ट थे, तो वहाँ आप नोट डाउन करना 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उस टाइप से। डू यू नोटिस दैट फोर्सेज रिजल्ट ओनली व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर इंटरेक्टिंग इन सम वे। क्या आपने नोटिस किया कि फोर्स कब काम कर रहे हैं? जब 2 ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं, और द अदर, इन सम वे और द अदर, भाई इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी एक तरीके से या किसी दूसरे तरीके से, मतलब इंटरेक्शन पक्का होगा। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फर। इन एग्जाम्पल से हम इन्फर कर सकते हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम एक फीलिंग ले लेंगे दैट एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर ए फोर्स टू कम इनटू प्ले। हमें ये समझ आ गया कि कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 2 ऑब्जेक्ट चाहिएंगे हमें इंटरेक्शन कराने के लिए। अगर फोर्सेस अप्लाई करना है तो एक ही चीज़, अब ये चीज़ मान लिया मेरा हैंड है जो कि एक मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो विदाउट पेन, टेबल, चेयर, दूसरी कोई चीज़ होगी ना जिसके ऊपर ये अप्लाई करेगा, जिन 2 के बीच में इंटरेक्शन होगा, वही चीज़ बता रहा है। कम से कम 2 चीज़ होंगी, हो सकता है 3 हो, 4 हो। A force is a push or pull on an object resulting from the object's interaction with another object। अब फोर्स के बारे में बता रहा है। ये फोर्स क्या है? हमने पढ़ा था, पुश और पुल है। ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। रिजल्ट क्या हुआ? जो पुश और पुल है वो रिजल्ट है किस चीज़ का? ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे यहाँ टेबल के साथ। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन थे, उनके नाम पे ये एसआई यूनिट डिवाइस हुई बेटा। न्यूटन के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे, न्यूटन के 3 लॉ थे, और भी उन्होंने बहुत से फेमस काम किए हैं, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। रिटर्न विद द स्मॉल एन। जो एसआई यूनिट फोर्स की है वो न्यूटन रहेगी, और उसका सिंबल क्या रहेगा बेटा? एन। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? एसआई का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? एसआई का फुल फॉर्म होता है बेटा सिस्टम इंटरनेशनल। जैसे थोड़ा और हिस्ट्री में जाएं तो मान लिया हम लेंथ के बारे में बात करते हैं। मैं एक राजा हूँ, मैंने आपको ज़मीन दे दी, बेटा एक काम करो, ठीक है, ये 100 कदम आपके हैं। तो आपने क्या किया? आपके कदम छोटे छोटे हैं, आप अपने बड़े भाई को ले आए, बोला सर इसके ले लूँ, इसके कदम से नाप लूँ क्या? हाँ नाप लो। तो एक बात सोचिए, आपके कदम से वो ज़मीन नापते तो कम एरिया मिलता आपको, वही आपके बड़े भाई के कदम से हमने उसी ज़मीन को नापा, तो उस आपने इस तरीके से मेरे साथ चीट किया और ज़्यादा बड़ी जगह पे कब्जा कर लिया। सिमिलरली बेटा अर्लियर टाइम्स में कोई बलिस्ट इस टाइप से नापते थे, कोई हाथ के हैंड स्पैन वो सब चेक करते थे। तो फिर धीरे धीरे लोगों ने जब आपस में कम्युनिकेशन होने लगा, तब हमें लगा कि ठीक है यार, इंडिया में कुछ और सिस्टम है, अमेरिका में कुछ और है, चाइना में कुछ और है। इस टाइप से जब हमें समझ आया कि ये अलग अलग सिस्टम की बजाय क्यों ना हम एक ही सिस्टम बना लें। तो जैसे लेंथ के लिए, अगर जब भी मुझे लेंथ के लिए मेज़र करना है तो सिस्टम इंटरनेशनल डिवाइस किया गया। उसके और भी MKS, FPS वो सब हैं, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। आप SI को समझिए, सिस्टम इंटरनेशनल डिवाइस किया गया ताकि पूरे वर्ल्ड में एक ही यूनिट यूज़ की जाए। जैसे डिस्टेंस की बात कर रहे थे हम तो मीटर, यहाँ फोर्स की बात कर रहे हैं तो यूनिट क्या आ गया बेटा? न्यूटन। और इसका सिंबल क्या रहेगा? N। ए स्टेप फर्दर, एक कदम और आगे दूसरों से।
ये बेटा स्पेशल बच्चों के लिए है जो चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट है जिनको, जो साइंस को फील करना चाहते हैं, जिनके रोंगटे खड़े होते हैं साइंस के बारे में बात करते हुए। When you push the table with your hand, did you feel a force on your hand too? जब आपने टेबल को पुश किया बेटा, तो क्या आपके हाथ को भी कोई फोर्स लगा क्या? पक्का लगा होगा बेटा। आपने फील नहीं भी किया होगा ना, तो पक्का देखो ऐसे निशान बन जाते हैं आपके हाथ के ऊपर अगर बहुत हैवी वेट है। अगर टेबल वगैरह कोई बॉक्स वगैरह आप संदूक वगैरह आप मूव कर रहे हैं ना, तो देखना आपके हाथ के ऊपर निशान भी बन जाएंगे। मतलब फिजिकल इंडिकेशन, नॉट ओनली आपने मेंटली फील किया, एक फिजिकल इंडिकेशन भी है कि वो आपको वापस फोर्स अप्लाई कर रहा है। द मोमेंट यू स्टॉप पुशिंग, वो मोमेंट जब आपने उसको पुश करना छोड़ दिया, द फोर्स ऑन योर हैंड डिसअपीयर, आपके हाथ के ऊपर वो फोर्स लगना बंद हो गया। जैसे ही मैंने अप्लाई करना बंद कर दिया, अब उसने भी अप्लाई करना बंद कर दिया। Whenever two objects interact, each object experiences a force from the other। जब भी दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो इंटरेक्शन दोनों साइड से होता है। देख लो आप भी, आपके फ्रेंड सर्कल में देखो, जो बच्चा आपसे अच्छे से बात कर रहा होगा, आपसे दोस्ती रखता होगा, तभी आप उसके साथ इंटरेक्शन करेंगे, तभी आप अपने तरफ से, दोनों तरफ से एफर्ट्स रहेंगे। अगर मैं चाहूँ कि कोई बच्चा है क्लास का टॉपर, उससे दोस्ती करना चाहूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं चाह रहा मेरे से दोस्ती करना, तो क्या दोस्ती हो पाएगी? नहीं हो पाएगी बेटा। दोनों साइड से इंटरेक्शन होगा तभी हो पाएगा। As soon as the interaction ceases, जैसे ही इंटरेक्शन बंद हुआ, the two objects no longer experience the force। जैसे ही इंटरेक्शन बंद हुआ, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट अब फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। आपके ही फ्रेंड का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ही आप में से एक ने स्कूल चेंज किया, दूसरे स्कूल में गए, तो आप देखो धीरे धीरे दोस्ती ख़त्म हो जाती है, दोस्ती बहुत ही कम हो जाती है। होना नहीं चाहिए, कोशिश करो बेटा उसको मेंटेन करने की, क्योंकि दोस्त लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको समझ आएगा दोस्तों की इंपॉर्टेंस। What are the different types of forces? फोर्स को हमने समझा, पुश और पुल। फोर्स इफेक्ट क्या क्या डाल सकते हैं? डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, शेप बदल सकते हैं, वो सब हमने समझा। अभी फोर्स के और अंदर चल रहे हैं हम, और यहाँ हम समझेंगे कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं। तो वैसे तो बेटा बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन ब्रॉडली ये बात ध्यान करना, क्वेश्चन आएगा राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो आप डिफरेंट टाइप का फोर्सेस लिखोगे, लेकिन अगर ब्रॉडली है वर्ड तो मीन्स आप मोटे तौर पे उसको कितने भाग में डिवाइड कर रहे हो। देखिए, मान लिया ये फोर्स है बेटा, तो फोर्स को आप मोटे तौर पे दो टाइप में डिवाइड करोगे, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होंगे बेटा? हल्की सी बस कहानी सुन लीजिए, उसके बाद लाइन टू लाइन चलेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नाम को सोचिए। आप साइंस में जब नाम पे ध्यान देना शुरू कर देंगे ना, तो आधे से ज़्यादा डेफिनेशन, आधे से ज़्यादा मीनिंग आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएंगे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? वो फोर्सेस जिसमें कॉन्टैक्ट हो, जिसमें कहीं ना कहीं टच हो। जो दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके बीच में कॉन्टैक्ट बनना कंपलसरी है कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। उसी के अपोजिट में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन जैसे लग गया तो जहाँ कॉन्टैक्ट नहीं है, जहाँ कॉन्टैक्ट नहीं है, कहीं दूर से इंटरेक्शन हो रहा है, दूर से ही वो चीज़ उसको खींच रही है या पुश कर रही है, कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट देयर। आइए समझते हैं कैसे। फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इन मैनी सिचुएशन वी फाइंड दैट टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। आपने बहुत सी कंडीशन में देखा होगा बेटा, एक फोर्स अप्लाई करने के लिए, जैसे अभी टेबल का एग्जांपल देखा था आपने, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी। ये बेटा कीवर्ड है इस डेफिनेशन का, फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी, कंपलसरी है फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन आवर बॉडी एंड द ऑब्जेक्ट। मेरे हाथ के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। दिस कॉन्टैक्ट कैन बी डायरेक्ट, यह कॉन्टैक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है, सच एज यूजिंग आवर हैंड, भाई डायरेक्टली मैं हाथ से टच कर लूँ, और अदर बॉडी पार्ट्स, और इनडायरेक्ट, और किसी दूसरे उसके भी थ्रू हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी में आग लगी, तार में आग लगी हुई है, तो मैंने क्या किया, एक डंडा लिया, मैंने हाथ से उसको नहीं किया, हाथ से उस तार को नहीं हटाया, एक डंडा लिया और डंडे से उसको पुश कर दिया, तो मैं बॉडी नहीं टच कराई, लेकिन कॉन्टैक्ट तो हुआ ना। क्योंकि कई बच्चे हो सकते हैं, बोला सर वो वाला कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं हुआ, क्यों? बोला सर मैंने हाथ टच नहीं कराया। इसीलिए इनडायरेक्ट भी हो सकता है, सच एज यूजिंग ए स्टिक और ए रोप।
जब हम रस्सी से खींच रहे हैं, डंडे से मार रहे हैं, उस टाइप से। फोर्सेस ऑफ दिस टाइप विच एक्ट ओनली व्हेन देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो अभी बता रहा है बेटा डेफिनेशन, फोर्सेस ऑफ दिस टाइप, इस टाइप के फोर्स विच कैन एक्ट, वो जब काम करेंगे व्हेन देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, जब फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस, उन्हीं को कॉन्टैक्ट फोर्स कहा गया है। अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे कैसे होते हैं सर। जहाँ ऐसे फोर्सेस जहाँ कॉन्टैक्ट हो रहा है तो वो किस किस टाइप के होंगे, मैंने बताया था ना ब्रॉडली, तो मैंने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। अब कॉन्टैक्ट भी टाइप के होंगे, जैसे कॉन्टैक्ट में आ जाएगा बेटा मस्कुलर फोर्सेस, मैंने एग्जांपल दिया। मस्कुलर फोर्सेस जब हम मेरे मसल्स का फोर्स लगा रहा हूँ तो मस्कुलर फोर्सेस, वही समझ रहे हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस इज मस्कुलर फोर्स। व्हेन वी परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी, जब भी मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा होता हूँ, फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये मत समझना बेटा एक्सरसाइज जिम ही फिजिकल एक्टिविटी है, ये पेन को पकड़ना भी फिजिकल एक्टिविटी है, वॉकिंग करना भी फिजिकल एक्टिविटी है, सच एज वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग, जंपिंग और स्ट्रेचिंग, सभी ये काम हमारे फिजिकल एक्टिविटी में आ रहे हैं। जैसे कि चलना, दौड़ना, किसी चीज़ को लिफ्ट करना, पुश करना, जंप करना, या फिर स्ट्रेचिंग जो एक्सरसाइज करते हैं उसके बारे में। द फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। ये किस कारण से हुआ, जो भी हमने चलने, दौड़ना, भागना ये सब किया, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया बेटा मेरे मसल्स के कारण। मेरे मसल्स ने रिएक्ट किया, मेरी मसल्स रिलैक्स हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, उसके थ्रू मैं ये सब एक्टिविटी कर पाया। द फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द मसल्स, यहीं से इसका नाम आया बेटा मसल्स। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ द मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्सेस। यहाँ मस्कुलर फोर्सेस की डेफिनेशन आ गई, अपने नोटबुक में बेटा इसको राइट डाउन कर लेना। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ द मसल्स, वो फोर्स जो रिजल्ट हुआ किसके कारण, ड्यू टू द एक्शन ऑफ द मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्सेस, उसी को मस्कुलर फोर्स कहा गया। मस्कुलर फोर्स अकर्स व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इलोंगेट। ये कब काम करेगा मस्कुलर फोर्स, जब मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट होंगी और इलोंगेट होंगी, रिलैक्स होंगी while doing any activity, जब कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, फिश एंड इंसेक्ट्स यूज मस्कुलर फोर्स फॉर मूवमेंट एंड सर्वाइवल। चाहे एनिमल हो बेटा, बर्ड्स, फिश या फिर कोई इंसेक्ट हो, ये सभी अपने मस्कुलर फोर्सेस का यूज़ करते हैं किसके लिए, मूवमेंट के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, खाने के लिए, या फिर अपने सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल में भी वही सब डे टू डे एक्टिविटीज़ आ जाएंगी और वो सब मस्कुलर फोर्सेस के थ्रू पॉसिबल हो पाएगा। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस का हमने एक टाइप पढ़ा, उसके नेक्स्ट दूसरा पढ़ेंगे अभी। ह्यूमन्स यूज द मस्कुलर फोर्स ऑफ सम एनिमल्स। अब नॉट ओनली हम अपने मस्कुलर फोर्स का यूज़ कर रहे हैं, हम अपने मस्कुलर फोर्स का तो यूज़ कर ही रहे हैं, एज वेल एज हम कुछ एनिमल्स का भी यूज़ करेंगे टू कैरी आउट मैनी टास्क ऑफ ए लॉन्ग टाइम। पुराने पिछले कई सालों से हम इसका यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे आपने देखा बेटा, यहाँ वो बैल के मस्कुलर फोर्स का यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, प्लोइंग के लिए। यहाँ हम घोड़े के मस्कुलर फोर्स का यूज़ कर रहे हैं घोड़ा गाड़ी चलाने के लिए। एवर हर्ड ऑफ मस्कुलर फोर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनी फंक्शंस इनसाइड आवर बॉडी टू। हमारी बॉडी के अंदर भी मस्कुलर फोर्स काम करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर की दुनिया धकेलने के लिए, खींचने के लिए वो काम कर रहा है। इवन हमारे जो फूड पाइप है उसमें भी, जब फूड हमारा जो बॉलस, जो हमारे खाने का टुकड़ा है ना, हमारी बॉडी में जब धीरे धीरे अंदर मूव करेगा ना, तब भी हमारी मसल्स उसके लिए काम करती हैं। दिस फोर्स हेल्प अस चू फूड। यही फोर्स हमें खाना चबाने के लिए यूज़ करता है। एंड पुश इट थ्रू द एलिमेंट्री कैनल। जो हमारे एलिमेंट्री कैनल है, जो फूड पाइप है, उसमें भी पुश करने के लिए मस्कुलर फोर्स ही काम करता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जब हम हजम कर रहे होते हैं खाने को, तो उस टाइम मसल्स का मेन रोल रहेगा। द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आवर हार्ट मसल्स। हमारी हार्ट मसल जो सारा दिन बेचारा हार्ट जब से आप पैदा नहीं हुए तब से मरने तक पंप कर रहा है ना, तो वो क्यों कर रहा है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आवर हार्ट मसल। हार्ट मसल एक्सपेंड करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अलाउज द ब्लड टू सर्कुलेट इन आवर बॉडी। ब्लड को हमारी बॉडी में सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। ए प्रोसेस एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। एक ऐसी प्रोसेस जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
सेकंड जो मैं बता रहा था आपको, कॉन्टैक्ट फोर्स, हमने पढ़ा फोर्सेस आर ऑफ ब्रॉडली टू टाइप्स, फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस, सेकंड इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में पहला हमने पढ़ा जहां हम कॉन्टैक्ट बना रहे थे, दैट इज मस्कुलर फोर्सेस। सेकंड वन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जांपल है फ्रिक्शन। सर ये फ्रिक्शन क्या है? बेटा फ्रिक्शन आप लोगों ने हमेशा महसूस किया है, अब तक हो सकता है आप उसको नाम नहीं जानते होंगे, पहचानते नहीं होंगे, लेकिन महसूस ज़रूर किया है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था प्रोब एंड पॉन्डर में कि गीले उसमें मैं स्लिप क्यों कर जाता हूँ, वेट फ्लोर था मैं स्लिप कर गया, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, ये कारण था। और फ्रिक्शन को एक बड़ी फेमस कहावत है, फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन को नेसेसरी भी कहा गया, ज़रूरी भी है, और एविल भी कहा गया, शैतान भी है। एक ऐसी चीज़ है और सच में है नोटोरियस। जैसे आप लोग हो ना, सिमिलरली ये भी बहुत शैतान टाइप काम करेगा। आइए देखते हैं कैसे। इज देयर एनी अदर कॉन्टैक्ट फोर्सेस? क्या और कोई दूसरे टाइप का भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस होता है क्या? हाँ होता है, उसी को तो डिस्कस कर रहे हैं। फ्रिक्शन, जिसे हिंदी में क्या कहा जाएगा बेटा? घर्षण। फ्रिक्शन को हिंदी में घर्षण बोलते हैं। ए बॉल रोलिंग ऑन ए फ्लैट ग्राउंड स्टॉप्स ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम। आपको पहले फील करो, उसको फील करते हैं, उसके बाद में फ्रिक्शन के बारे में समझेंगे। आपने देखा होगा अगर एक बॉल रोल कर रही है फ्लैट ग्राउंड पे, मैंने बॉल को रोल करा दिया, तो थोड़ी देर बाद धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी और एट लास्ट वो स्टॉप हो जाएगी ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर अपने आप रुक जाती है। इफ़ यू स्टॉप पैडलिंग आवर बाइसिकल ऑन ए फ्लैट रोड, एक फ्लैट रोड पे मैं चल रहा था, पैडल कर रहा था, थोड़ी देर बाद आप पैडल करना छोड़ दीजिए। आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट आपकी साइकिल अपने आप से रुक जाती है। इफ द रोड इज रफ इट स्टॉप सूनर देन ऑन ए स्मूदर रोड। अगर खुदा ना करे एक और अच्छी बात हो कि आपका जो रोड है वो रफ हो, अगर रोड रफ है, खड्डे वगैरह हैं, तो और जल्दी रुक जाएगी, स्मूथ रोड के कंपैरिजन में और भी जल्दी रुक जाएगी। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस मैनी सच एक्सपीरियंसेस। आपने अभी तक इस टाइप के एक्सपीरियंस किए होंगे। व्हाट कॉजेज द चेंज इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन सच सिचुएशन? तो वो क्या रीज़न रहा होगा जिसने ये चेंजेस लाया? जो स्पीड में चेंजेस आए ना, वो किस कारण से रहे होंगे? वी हैव लर्न अर्लियर दैट ए फोर्स इज एसेंशियल टू चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने देखा कि एक फोर्स एसेंशियल है अगर हमें उसकी स्पीड में चेंज करना है तो। However, in all these situations, no force appears to be acting on the objects. हमने देखा कि फील किया इन सब सिचुएशन में लग नहीं रहा था, अपीयर नहीं हो रहा था कि इस ऑब्जेक्ट पे कोई काम कर रहा है। जैसे जब बॉल रोल हो रही थी तो क्या उसके आसपास किसी ने बैट लगाया क्या, बॉल मतलब पैर लगाया या कोई और तरीका यूज़ किया क्या उसको रोकने के लिए? नहीं, हमें ऐसा अपीयर हो रहा था कि बॉल तो बस मूव करे जा रही थी, थोड़ी देर बाद अपने आप रुक गई। Yet their speed gradually decreases, लेकिन उसकी स्पीड ग्रेजुअली धीरे धीरे घट गई। एंड दे कम टू ए स्टॉप आफ्टर सम टाइम, और थोड़ी देर बाद बिल्कुल रुक गई। इज इट पॉसिबल दैट सम फोर्स इज इंडीड एक्टिंग ऑन दैम? क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या एक फोर्स सही में इंडीड एक्टिंग ऑन दैम, उसके ऊपर कोई फोर्स काम कर रहा हो? विच फोर्स इज दैट? वो कौन सा फोर्स है? आइए इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब आप एक लिटिल साइंटिस्ट हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ किताब पे में लिखी हुई बात या यूट्यूब में देखा हुआ शॉर्ट्स उस पर बिलीव नहीं करना है। यू हैव टू एक्सप्लोर, आपको एक्सप्लोर करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, ऑब्जर्व करना है, तभी इस बुक का मेन पर्पज शॉर्ट आउट हो पाएगा। इसीलिए देखा, जैसे ही उसको डाउट आया वो आपको एक इन्वेस्टिगेशन दे देता है, एक्सपेरिमेंट दे देता है। टेक एन ऑब्जेक्ट विद ए फ्लैट बेस। एक ऐसा ऑब्जेक्ट लो बेटा जिसका बेस फ्लैट हो, जैसे यहाँ दिखा रखा है आपका टिफिन बॉक्स, आपका टिफिन बॉक्स दिखा रखा है बेटा, सच एज एन एम्प्टी लंच बॉक्स और योर ज्योमेट्री बॉक्स, या फिर एक नोटबुक भी हो सकती है। एंड प्लेस इट ऑन ए टेबल और ए फ्लोर। टेबल पे रख लीजिए, उसको फ्लोर पे रख लीजिए। जेंटली पुश इट, धीरे से उसको पुश कीजिए। एंड ऑब्जर्व, और यहाँ उसको ऑब्जर्व कीजिए। डज इट स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस? क्या यह थोड़ी दूर जाके रुक गया क्या? इज देयर ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट विच ब्रिंग्स इट टू द रेस्ट? क्या इस पे कोई फोर्स काम कर रहा था क्या जिसने इसको रेस्ट पे ला दिया? विजुअली देखने से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा था, आपने देखा आसपास में कोई नहीं था, उसको कोई छेड़ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी रुक गया। नाउ रिपीट बाय पुशिंग द ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन।
अभी तक आप इधर से पुश कर रहे थे, अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में आइए और पुश करके देखिए। डज इट स्टॉप अगेन? क्या फिर से रुक गया आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस? आप समझे, क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? अभी बोला फर्स्ट इंस्टेंस में उसने बोला कि जैसे मैंने यहाँ से उसको पुश किया इस तरफ, तो आपने देखा वो थोड़ा सा मूव किया और यहाँ कहीं जाके रुक गया। अब मैं इधर आ गया, अब मैं इधर से उसको इस डायरेक्शन में पुश करूँगा, इधर से इस डायरेक्शन में पुश करूँगा, तो क्या फिर से रुक जाएगा क्या? हाँ, रुक जाएगा। फिर से जब इधर जाएंगे तो वो थोड़ा सा दूर जाके फिर से कहीं रुक जाएगा। ऑन पुशिंग द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर स्लाइडिंग ए सर्टन डिस्टेंस। हमने देखा जब मैंने पुश किया ना तो थोड़ी दूर जाके वो रुक गया। दिस मस्ट बी ड्यू टू ए फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट एंड द टेबल और फ्लोर। यह किस कारण से हुआ होगा? अब उस कारण की बात कर रहा है। दिस मस्ट बी ड्यू टू ए फोर्स, कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फोर्स? एक्टिंग बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट एंड द टेबल। जो टेबल थी उसके बीच में और जो ऑब्जेक्ट था इसके बीच में कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है। और फ्लोर विच आर इन कॉन्टैक्ट, जो कि कॉन्टैक्ट में हैं। दिस फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन ए डायरेक्शन। यह फोर्स कैसे काम कर रहा होगा? एक बार पहले फील करके देखो उसको, फील हुआ या नहीं हुआ। मैंने उसको, भाई ये तो समझ आ गया कि ठीक है ये सरफेस है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और मैं मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ इधर, लेकिन जैसे मैंने उसको पुश किया थोड़ी देर बाद वो जाके रुक गया। तो एक बात बताओ, जब मैं इधर फोर्स लगा रहा था तो जो कोई अपोजिट फोर्स लगा होगा, हमें पता नहीं कौन सा फोर्स लगा है, तो वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा? इस डायरेक्शन में करेगा ना बेटा, तभी तो वो थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा। वही बोल रहा है, फिर से पढ़ते हैं। दिस फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। यह फोर्स ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा होगा। कौन सी डायरेक्शन में? इन डायरेक्शन अपोजिट टू इस डायरेक्शन। जो इसकी मोशन की डायरेक्शन थी ना उसके अपोजिट में। किस डायरेक्शन है बेटा? अपोजिट में। दिस फोर्स इज व्हाट ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट टू ए स्टॉप। यह वो फोर्स है जिसके कारण वो स्टॉप हो गया। द फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स और ट्राइज टू मूव। अब फ्रिक्शन को डिफाइन कर रहा है बेटा। वो फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले, जो प्ले में आ जाता है, रोल में आ जाता है। कब? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या फिर ट्राइज टू मूव। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब, या फिर मूव करने की कोशिश कर रहा है तब। ओवर अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे सरफेस के ऊपर, इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे, या फिर सिंपल वर्ड में फ्रिक्शन कहेंगे, या फिर सिंपल वर्ड में फ्रिक्शन कहेंगे। एक ऐसा फोर्स जब एक ऑब्जेक्ट, ये सरफेस है बेटा, एक प्लेन सरफेस है जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगाऊं तो ये मूव करने की कोशिश करेगा। रियल लाइफ में बेटा अगर आप इसको एक्सपीरियंस करोगे तो अगर लंच बॉक्स रखा हुआ है तो अभी कोई फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करेगा, हमें ऐसी फीलिंग आएगी कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो मूव नहीं किया, 2 न्यूटन फोर्स लगाया। अभी यहाँ समझते हैं, जैसे यहाँ समझिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया बेटा इसके ऊपर, तो फ्रिक्शन पता है इतना शैतान बच्चा है कि ये क्या करेगा, 1 न्यूटन फोर्स वापस लगा देगा। मैंने यहाँ 1 न्यूटन लगाया, 1 न्यूटन फोर्स वापस लगा देगा। मैं 2 न्यूटन लगाऊंगा, 2 न्यूटन वापस लगा देगा। 3 लगाऊंगा, 3 लगा देगा। 10 लगाऊंगा, ये 10 लगा देगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं 11 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, तब जाके ये मूव करना स्टार्ट करेगा विद 1 न्यूटन टाइप। वो हम हायर क्लासेस में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए कि जब वो मूव नहीं कर रहा है, इसीलिए उसने कहा बेटा और ट्राइज टू मूव, जब वो मूव करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ मूव कर रहा है, उससे पहले भी फ्रिक्शन रोल प्ले करना शुरू कर देगा। फ्रिक्शन रोल प्ले करना शुरू कर देगा। उसको क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या फिर सिंपल लैंग्वेज में फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और ट्राइंग टू मूव। फ्रिक्शन हमेशा उस दिशा में काम करेगा जिस दिशा में ऑब्जेक्ट, हमेशा अपोजिट दिशा में काम करेगा जिस दिशा में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या मूव करने की कोशिश कर रहा है। समझते हैं कैसे?
अभी ये बताओ, जब मैं इसको राइट साइड में मूव कराने की कोशिश कर रहा था तो फ्रिक्शन किस दिशा में काम कर रहा था? इस दिशा में। तो मैंने दिमाग लगाया, अरे यार इस दिशा में काम कर रहा है, तो जैसे विंड का, साइकिल और विंड का मैंने एग्जांपल लिया था, तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इसके इधर जाके खड़ा हो जाता हूँ और अब इधर से पुश करता हूँ, तो हम दोनों मिल जाएंगे और इसको बहुत तेज़ी से पुश करा देंगे। लेकिन क्या फ्रिक्शन इतना अच्छा बच्चा है क्या? नहीं बेटा, फ्रिक्शन हमसे भी बदमाश है, हमसे भी ज़्यादा समझदार है। जैसे ही मैं इधर आया, अब फ्रिक्शन ने क्या किया, इधर काम नहीं करेगा। अब फ्रिक्शन क्या करेगा, इधर से मूव करना शुरू कर देगा। यही चीज़ बता रखी है हमें, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन ए डायरेक्शन, एक ऐसी डायरेक्शन में काम करेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन। हमारी जो मोशन की डायरेक्शन है ना, हमारे फोर्स की जो डायरेक्शन है, जिधर मैं मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ उसके अपोजिट जाएगा। देखो कितना शैतान है, कभी इधर से उधर, उधर से इधर, वही चीज़ बता रहा है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स सिंस इट अराइजेज ड्यू टू द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। जो हम पढ़ रहे थे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, किसकी कैटेगरी में आएगा? कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आएगा। सिंस इट अराइजेज ड्यू टू टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, ये जब दोनों चीज़ कॉन्टैक्ट में थी तभी तो बेटा फ्रिक्शन रोल में आया ना। तो इट इज़ अगेन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो अब तक हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कितने टाइप पढ़ चुके हैं? दो, पहला मस्कुलर, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्स नेक्स्ट, फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू द इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। अब फ्रिक्शन अराइज क्यों होता है, रीज़न समझते हैं। अब जब फ्रिक्शन समझ लिया हमने, तो फ्रिक्शन का चलो रीज़न भी समझ लेते हैं। जैसे नॉर्मल में अभी मैं देख रहा था कि ये टेबल थी, टेबल के ऊपर मेरा लंच बॉक्स इस टाइप से रखा हुआ था। तो जब मैं उसको नॉर्मल नेकेड आई से देख रहा था, तो मुझे क्या लगा कि ठीक है यार, बढ़िया स्मूथ टेबल है, उसके ऊपर अच्छे से प्लाई लगी हुई है और प्लास्टिक का मेरा ये लंच बॉक्स है, तो इरेगुलरिटीज तो है नहीं, बड़ा स्मूथ से इजीली मूव करेगा। लेकिन अगर उसी चीज़ को मैं माइक्रोस्कोपिकली देखूं, मेरी आइज़ में माइक्रोस्कोप लग जाएं और बड़े ध्यान से देखूं मैं उसको, तो आपको ये जो अपना लंच बॉक्स था ऐसा दिखाई देगा और टेबल मुझे इस टाइप की दिखाई देगी। यहां ध्यान दीजिएगा बेटा, इस चीज पे आपको दिख रहा है ये प्योर इस टाइप से स्मूथ नहीं है, दोनों सरफेसेस ऐसे स्मूथ नहीं है, इरेगुलरिटीज आर देयर, इस टाइप से दिखा रखा है उसने जानबूझ के, आपको महसूस कराने के लिए कि आपको लग रहा है स्मूथ है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो आप उसके अंदर आपको इरेगुलरिटीज दिखाई देंगी। एंड दिस इज द रीजन फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू द इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेसेस। दिस इज द की वर्ड बेटा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कुछ आता है तो आपने इरेगुलरिटीज घुसा दिया आपकी डेफिनेशन में, तो यू आर ओके। इन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, जो सरफेसेस दो कॉन्टैक्ट में थे उनके बीच में जो इरेगुलरिटीज थी उनके कारण से फ्रिक्शन रोल में आया। इवन सरफेसेस विच अपीयर स्मूथ, जो सरफेसेस मुझे बहुत स्मूथ लगते हैं, हैव ए लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज, उनके अंदर भी इस टाइप से माइन्यूट इरेगुलरिटीज होगी ही होगी। व्हेन प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, जब मैं उनको कॉन्टैक्ट में रखूंगा, द इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेसेस लॉक इनटू ईच अदर, वो इरेगुलरिटीज इस टाइप से बेटा लॉक हो जाएंगी। मान लिया ये इरेगुलरिटीज इस टाइप की कुछ है, मुझे दिख रहा था प्लेन लेकिन है इस टाइप से, तो जो दूसरा सरफेस रखूंगा तो इसके अंदर से इस टाइप से वो चीज़ लॉक हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। एंड अपोज एनी एफर्ट्स, अब लॉक होगी तो कोई भी मैं एफर्ट्स लगाऊंगा उसको अपोज करेगी टू मूव वन सरफेस ओवर द अदर। अब मैं जैसे ही मूव करने की कोशिश करूंगा तो जो लॉकिंग है वो लॉकिंग नहीं होने देगी। कब तक नहीं होने देगी? जब तक मेरा अप्लाइड फोर्स उस फोर्स से ज़्यादा ना हो जाए। तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, 1 न्यूटन लगाया नहीं मूव किया, 2 न्यूटन लगाया नहीं मूव किया, 5 लगाया नहीं मूव किया, 10 लगाया तब भी मूव नहीं किया। क्यों? तब तक लॉकिंग अपोज कर पा रही थी। जैसे ही मैंने 11 न्यूटन लगाया, अब ये स्लाइड करना शुरू कर देगा। अब इस गुड़िया के दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ, डज दिस मीन दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी ग्रेटर इफ द सर्फेसेस आर रफ? जब ये लॉकिंग किससे हो रहा है? इरेगुलरिटी से हो रहा है। तो जेन्युइन क्वेश्चन उसके दिमाग में आया। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए बेटा। क्या अगर इरेगुलरिटीज बढ़ा दूं सरफेसेस में, तो क्या
फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। जितनी इरेगुलरिटीज ज़्यादा होंगी, जैसे हमने वहाँ साइकिल वाला एग्जांपल में समझा था कि रफ रोड पे इरेगुलरिटीज ज़्यादा थी और मुझे ज़्यादा पेडल करना पड़ रहा था, या फिर मेरी साइकिल जल्दी रुक जा रही थी। तो वही बात अभी डिस्कशन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। ट्राई एक्टिविटी 5.3 अगेन। 5.3 को फिर से करते हैं, बट दिस टाइम प्लेस द सेम ऑब्जेक्ट ऑन डिफरेंट सर्फेसेस। 5.3 वाली एक्टिविटी को फिर से करेंगे, लेकिन अब की बार क्या करेंगे हम बेटा, सर्फेसेस चेंज कर देंगे। जैसे एक बार ग्लास पे रखेंगे, क्लोथ मीन्स कपड़े पे, वुड मीन्स लकड़ी, सेरामिक टाइल जो हमारे घरों में टाइल लगी होती है ना बेटा, उसको सेरामिक टाइल बोलते हैं, एंड सैंड मिट्टी के ऊपर। Does the object stop after traveling the same distance as in activity 5.3? 5.3 में हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट था, मान ली मेरी बॉल है, वो थोड़ी दूर जाके रुक जा रही थी। क्या इन सभी में उतनी दूर जाके रुकेगी क्या? फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं उसमें 10 मीटर जाके रुक रही थी, तो आपको क्या लगता है ग्लास पे, क्लोथ, वुड, सेरामिक टाइल और सैंड सभी में 10 ही मीटर जाके रुकेगी? Does the object stop at the same distance on all surfaces? क्या सभी डिस्टेंस में जाके रुकेगा? For different surfaces, the object stops after moving different distances. Objects बेटा डिफरेंट सरफेस के हिसाब से डिफरेंट पे रुकेगा। फॉर एग्जांपल हम सेरामिक टाइल की बात करते हैं। जब मैं सेरामिक टाइल के ऊपर रोल करूँगा तो इसमें इरेगुलरिटीज कम है, तो बॉल तेज़ी से रोल करेगी और 10 की बजाय हो सकता है 15 मीटर 20 मीटर जाके रुके। वेयर एज इन केस ऑफ सैंड, अगर मिट्टी में बात करूं जो कि काफ़ी इरेगुलरिटीज होती हैं, तो उसमें क्या होगा, जब मैं रोल करूंगा तो इन स्पाइट ऑफ 10 हो सकता है वो सिर्फ 6, 7, 8 पे ही जाके रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि इरेगुलरिटीज ज़्यादा हैं। So we can say that the force of friction depends upon the nature of the surfaces in contact. यहाँ से एक उसने इन्फर किया, क्या इन्फर किया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? नेचर ऑफ द सरफेस। नेचर ऑफ द सरफेस इसके ऊपर डिपेंड करेगा। कौन सा? जो कांटेक्ट में है। जो दो ऑब्जेक्ट, अगर मैं बॉल को रफ कर दूं, पुरानी बॉल यूज़ कर रहा हूं, जैसे लेदर बॉल है, पुरानी हो गई है, उसको चेंज किया मैंने नई के साथ, तो नई वाली ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करेगी उसी टेबल के ऊपर। लेकिन अगर पुरानी बॉल कर दी, दोनों आप ऑब्जेक्ट को चेंज कर करके देखिए, तो पुरानी बॉल कम दूर ट्रैवल करेगी, सैंड में कम दूर ट्रैवल करेगी, वेरे सेरामिक टाइल पे ज़्यादा दूर ट्रैवल करेगी, और नई बॉल ज़्यादा दूर ट्रैवल करेगी। फ्रिक्शन इज ग्रेटर ऑन रफ सरफेसेस। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला बेटा कि रफ सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन कैसा होगा? ज़्यादा होगा। महसूस भी कर सकते हो ना, इसमें फील कर पा रहे हो? अगर फील नहीं कर पा रहे हो तो बेटा इसको महसूस करो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, 2-4 ट्राई करके देखो, हो जाएगा। A step further, does the force of friction act only if the objects are moving on solid surfaces? सर आपने इतने एग्जाम्पल दिए, सभी में तो आपने सॉलिड सर्फेसेस के बारे में बात की, वुड, अपना टेबल, ये क्या बोलते हैं, सैंड, सब कुछ आपने सॉलिड लिया, बॉल सॉलिड ली। तो सर आप सही बोल रहे हो सर, हाँ ऐसा ही होगा, सॉलिड में ही होता होगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सॉलिड में मैंने इसीलिए बोला क्योंकि आपके आसपास मोस्ट ऑफ द टाइम आप सॉलिड को इजीली फील कर पाते हो, आपके आसपास होता भी सॉलिड ही है। लिक्विड और गैस को फील करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेस? अगर मेरा ऑब्जेक्ट लिक्विड या गैस में से मूव कर रहा है तब फ्रिक्शन लगेगा क्या? एयर में से, वाटर में से या दूसरे लिक्विड में से? ऑल्सो एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम। हवा, पानी या फिर कोई दूसरा लिक्विड भी, अगर आप उसमें से मूव कर रहे हैं तो पक्का फ्रिक्शन लगता है बेटा। कैसे महसूस करें सर? आसानी से महसूस कर सकते हो। साइकिल जब स्टिल एयर है, हवा नहीं चल रही है, तब आप इजीली ड्राइव कर पा रहे हो। वही अगर सामने से हवा आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना फ्रिक्शन है। तो जो एडिशनल फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ रहा है वही है बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। Hence, the objects such as aeroplanes, ship, boat or high-speed trains are designed with specific shape to reduce the force of friction due to the air or water around them. इसीलिए यही रीज़न है बेटा कि आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट जैसे कि एरोप्लेन की नोज देखी ना बेटा, आगे से कैसे रखते हैं? टू रिड्यूस एयर ड्रैग, एयर जो फ्रिक्शन है उसको कम करने के लिए आगे से रखेंगे। शिप कैसा होता है? शिप का शेप भी आगे से ऐसे
जो जब सामने की तरफ से देखोगे तो सामने की तरफ से शेप आपको ऐसे दिखाई देगा ना, ताकि पानी को काटते हुए जाए। जो स्विमर्स हैं, डाइवर्स हैं, वो भी आपने देखा होगा इस तरह से यूं हाथ करके और तब पानी के अंदर जंप करते हैं, ताकि मिनिमम फ्रिक्शन उनको महसूस हो। बोट में भी सेम रहेगा। हाई स्पीड ट्रेन्स, नॉर्मल ट्रेन की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल ट्रेन में क्या रहता है, सामने से इस टाइप से बोगी रहेगी, इस टाइप से बोगी रहेगी। लेकिन बुलेट ट्रेन की बात करो बेटा, बुलेट ट्रेन में क्या होता है, इस टाइप की शेप बनाते हैं वो, आपने देखा है। डिजाइन विद स्पेसिफिक शेप, वो डिजाइन स्पेसिफिक शेप के साथ करेंगे टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ताकि बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाए ड्यू टू द एयर और वाटर अराउंड देम, उसके आसपास में जो हवा या पानी है उसके कारण फ्रिक्शन कम हो जाए। Is it essential for an object applying force on another object to always be in contact with it? एक बहुत अच्छा जेन्युइन सा डाउट इस बच्चे के दिमाग में आया कि क्या ये बहुत ज़रूरी है क्या कि फोर्स जो हम पढ़ रहे थे वो उसके कांटेक्ट में ही आए, ऑलवेज बी इन कांटेक्ट विद इट, कि उसके टच में आएगा तभी अप्लाई करेगा? नहीं, हम जब फोर्स को समझा था, वो फोर्स को दो पार्ट हमने डिवाइड किए थे, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नाउ दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू विद द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस हम पढ़ चुके हैं, दो टाइप के थे, मस्कुलर एज वेल एज फ्रिक्शन। अभी हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से थे बेटा, जिसमें कि कॉन्टैक्ट नहीं होगा। There are forces whose effect can be experienced even if the objects are not in contact. नाम ही बता रहा है, not in contact. Object contact में नहीं है। These forces are called non-contact forces. इनको non-contact forces कहा जाता है। उनके बारे में समझते हैं कैसे। तो पहला जो non-contact force है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आप मैग्नेटिक फोर्स को नॉट ओनली आपने पढ़ा है, बच्चे पक्का 100% इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सा फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स बहुत इंटरेस्टिंग फोर्स है। मैग्नेट्स बच्चे लेके आएंगे, आयरन फील्ड्स, आयरन क्लिप्स, कभी घर में लॉक पे, चाबी पे जगह जगह लगा लगा के चेक करते हैं कि ये मैग्नेटिक फोर्स कैसे काम करता है। तो आपने रिमेंबर किया होगा बेटा, वो थोड़ा दूर से भी एक्ट कर लेगा। ज़रूरी नहीं है कि आयरन फिलिंग्स या क्लिप्स उठाने के लिए मुझे उसको टच कराना पड़े, वो थोड़ा दूर से ही उठा लेता है। इसीलिए बच्चों को बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता है ये। Do you remember learning about magnets in the chapter Exploring Magnet in Curiosity grade 6? आपने ग्रेड 6 में क्यूरियोसिटी में एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स को पढ़ा है। वी लर्न दैट ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। हमने क्या सीखा, जो मैग्नेट है ना बेटा, वो अट्रैक्ट कर लेगा किस ऑब्जेक्ट्स को, जो मैग्नेटिक मटेरियल के बने हुए हैं वो। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है सर, कॉपर, आयरन, ये सब क्या है बेटा, मैग्नेटिक मटेरियल है। व्हेन टू मैग्नेट्स आर ब्रोट क्लोज टू ईच अदर, जब दो मैग्नेट को मैं पास पास लेके आता हूँ, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। इस टाइप से बेटा मैं दो मैग्नेट लेके आया पास पास में, तो अगर इसके लाइक पोल नॉर्थ और नॉर्थ पास पास लेके आऊँगा, जबकि साउथ दूर दूर है, तो क्या होगा, ये बेटा रिपेल करेंगे, ये इसको उधर धकेलेगा, ये इसको उधर धकेलेगा। वेयर एज सेम मैग्नेट कि मैं क्या करूँ, डायरेक्शन चेंज कर दूँ, नॉर्थ के पास साउथ लेके आ जाऊँ, नॉर्थ के पास साउथ लेके आ जाऊं, तो क्या होगा बेटा, ये एक दूसरे को, ये इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, और एट लास्ट एक दूसरे से सब चिपक जाएंगे। जैसा आप लोग अपने दोस्तों के साथ चिपक जाते हो ना कि हाँ बढ़िया वाली बॉन्डिंग है, तो वही बता रहा है। इन एन अर्लियर चैप्टर ऑफ दिस बुक वी ऑल्सो लर्न अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इसमें बेटा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में भी पढ़ा है अभी इसी क्लास 8 में। विच बिहेव लाइक मैग्नेट, जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स और ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ पुश और पुल। जो अट्रैक्शन है या फिर रिपल्शन है, वह अट्रैक्ट करना या फिर रिपेल करना, वो क्या हो गया, वही तो है बेटा, पुश या पुल। दैट इज ए फोर्स, जो कि एक फोर्स की तरह है। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन एक फोर्स ही है ना, ये तो समझ पा रहे हो भाई। उसने अट्रैक्ट किया तो एक फोर्स अप्लाई किया, या रिपेल किया तो उसने एक पुश का फोर्स अप्लाई किया। कैन यू रिकॉल दैट ए मैग्नेट कुड एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट और ए मैग्नेटिक मटेरियल। क्या आप याद कर सकते हो कि एक मैग्नेट एक दूसरे मैग्नेट के ऊपर या फिर किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट एक फोर्स अप्लाई कर सकता है? हमने देखा था ना, ये मैग्नेट है बेटा, यहाँ आयरन फिलिंग्स पड़ी हुई हैं बहुत सारी, तो ये विदाउट इन कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट में जाए,
वो क्लिप्स को, आयरन फिलिंग्स को पिक कर लेगा, उठा लेगा। हम फील कर चुके हैं। एक्टिविटी 5.5, टेक 2 रिंग मैग्नेट्स एंड ए वुडन स्टिक। एक बेटा 2 रिंग मैग्नेट, इस टाइप के गोल गोल मैग्नेट रहेंगे, और एक वुड स्टिक ले लो। वाइल होल्डिंग द स्टिक इन ए वर्टिकल पोजिशन, जो हमारी स्टिक है वुडन स्टिक, उसको वर्टिकल पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन कौन सी होती है? सीधी खड़ी हुई, जो ग्राउंड है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और जो अगर ग्राउंड के पैरेलल रखी उसे क्या बोलेंगे बेटा? हॉरिजेंटल पोजीशन। तो इसको किस पोजीशन में रखा हमने? वर्टिकल पोजीशन में। अवर ए वुडन टेबल, इंसर्ट 1 रिंग मैग्नेट ऑन टू द स्टिक। इसके अंदर, एक स्टिक के अंदर एक मैग्नेट लगा दो। नाउ इंसर्ट द सेकेंड रिंग मैग्नेट अबव इट सच दैट द लाइक पोल्स ऑफ द 2 मैग्नेट फेस ईच अदर। बेटा यू मस्ट बी अवेयर, जो ये रिंग मैग्नेट होते हैं, इसका एक एंड, मान लिया ये ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है। सिमिलरली इस मैग्नेट की बात करें तो इसका ऊपर वाला साउथ है, इसका नीचे वाला नॉर्थ है। तो अब ये बोल रहा है बेटा, आप इस तरह से उसको वो करो, लाइक पोल्स ऑफ द 2 मैग्नेट फेस ईच अदर। तो इस मैग्नेट का, इस वाले मैग्नेट का नीचे वाला हिस्सा कौन सा है? साउथ, और इस मैग्नेट का ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है? साउथ। तो मैंने क्या किया, इसका साउथ और इसका साउथ को पास पास ला दिया। तो अब ये बताओ, जब साउथ और साउथ पास पास आएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? सर ये इसको ऊपर धकेलेगा और ये इसको नीचे धकेलेगा, रिपेल करेंगे। डज द सेकेंड मैग्नेट स्टे फ्लोटिंग अबव द फर्स्ट मैग्नेट? तो जब रिपल्शन होगा बेटा तो होगा क्या? नीचे वाला मैग्नेट उसको नीचे नहीं आने देगा और ऊपर वाला मैग्नेट हवा में ही फ्लोट करेगा। ट्राई पुशिंग द सेकेंड मैग्नेट डाउन जेंटली। अब सेकेंड मैग्नेट को नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करो। डू यू फील ए फोर्स ऑन इट? अब आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है नीचे ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेट उसको ऊपर की तरफ धकेल रहा है। इट मीन्स, जैसे हमने फ्रिक्शन में पढ़ा था, सिमिलरली यहाँ भी एक एडिशनल फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ काम कर रहा है जो कि अपोज कर रहा है, और यही फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है। नाउ रिवर्स द पोल्स ऑफ द बोथ द मैग्नेट्स। अब इसका उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करोगे? अब क्या करो, यहां नीचे वाले का साउथ था, अब ऊपर वाले का नॉर्थ ले आओ बेटा यहां। तो जब नॉर्थ और साउथ पास पास आ जाएंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे, और जैसे ही अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेट नीचे आएगा। वी फाइंड दैट ए मैग्नेट कैन नहीं, नाउ रिवर्स द पोल ऑफ बोथ द मैग्नेट। डज द सेकेंड मैग्नेट स्टिल रिमेन फ्लोटिंग? क्या दूसरा मैग्नेट अभी भी फ्लोट करता रहेगा? नहीं बेटा, जुप से जाके चिपक जाएगा। वी फाइंड दैट ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। हमने देखा बेटा, बिना कॉन्टैक्ट में आए उसने फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दिया था। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट और ए मैग्नेटिक मटेरियल। तो वो फोर्स जो कि एक मैग्नेट अप्लाई करता है किसके ऊपर? एक दूसरे मैग्नेट के ऊपर या फिर मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, उसी को हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। सिंस ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट ए फोर्स फ्रॉम ए डिस्टेंस, हमने देखा एक मैग्नेट फोर्स अप्लाई कर सकता है एक डिस्टेंस से ही, थोड़ा दूर से ही, विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट, बिना टच में आए, बिना कॉन्टैक्ट में आए, इट इज कॉल्ड अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसीलिए उसको एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहा गया है। आर देयर मोर सच फोर्स विच एक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस? फिर से क्वेश्चन अराइज हो गया, क्या ऐसे कोई और फोर्सेस भी हैं क्या? जैसे मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा, ऐसे फोर्सेस हैं क्या जो बिना कांटेक्ट में आए काम करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स का एक छोटा भाई है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इसमें एक्टिविटी करेगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए। इसके बारे में हल्का सा पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स स्टैटिक फॉर्म में हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स स्टैटिक फोर्स में हैं, उसके कारण फोर्स लगेगा, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाएगा। जैसे मैंने बताया बेटा, आप इंग्लिश वर्ड्स के अगर रूट्स को पहचानना शुरू कर दोगे, रूट्स को पहचानो, उस वर्ड को मीनिंग को समझो, उस वर्ड को अगर लंबा वर्ड है तो उसको 2 पार्ट में 3 पार्ट में तोड़ के देखो, तो कहीं ना कहीं आपको उसको रूट्स दिखाई देंगे। तो आप आधे से ज़्यादा डेफिनेशंस, मीनिंग्स, एटलीस्ट आप उसका बेसिक थीम जरूर समझ जाओगे वो किस बारे में है। एक्सपेरिमेंट में क्या बता रहा है बेटा? टेक ए प्लास्टिक स्केल और ए प्लास्टिक स्ट्रॉ।
यहाँ उसने एक प्लास्टिक स्केल ली है जो आप नॉर्मल 15 सेंटीमीटर वाली अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हैं, वो उस टाइप की ली है। या एक प्लास्टिक स्ट्रॉ ले सकते हैं जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए यूज़ करते हैं वो। अ पीस ऑफ पॉलीथीन, एक पॉलीथीन के पीस ले लो, एंड स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े। रब प्लास्टिक स्केल ऑब्लिक स्ट्रॉ विगोरसली विद पॉलीथीन, पॉलीथीन लिया बेटा, उसके साथ तेज़ी से ऐसे रब किया प्लास्टिक स्केल को। Do not touch the rubbed part with your hand or any metal object. टच नहीं करना है उसको, जो आपने प्लास्टिक को रब किया ना। अब जो ये रब किया वो पोर्शन है, हो क्या रहा है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसमें बेटा चार्ज डेवलप हो रहा है। जैसे मैंने उसको तेज़ी से विगोरसली रब किया, तेज़ी से रब किया, तो हुआ क्या, इसके अंदर चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो अगर मैं उसको टच कर दूंगा तो वो चार्ज फिर से मेरी बॉडी में चला जाएगा, तो अब ये चार्ज नहीं रहेगा, इसीलिए उसको टच नहीं करना है। विदाउट टचिंग, नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू द स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। ऐसे पेपर के पास में जब मैं उसको लेके आया तो होगा क्या, टेकिंग केयर नॉट टू टच द पेपर पीसेस, और पेपर पीसेस को भी टच ना करे, थोड़ा ऊपर से ही। पेपर पीसेस के देखो ऊपर से गैप है, यहाँ पे आपको गैप दिखाई दे रहा होगा। विदाउट टचिंग, आप इसको ऊपर से ही। डू यू नोटिस समथिंग सरप्राइजिंग, क्या आप कुछ स्पेशल दिखाई दिया, सरप्राइजिंग दिखाई दिया? यस वी डू। द पेपर पीसेस गेट पुल्ड टुवर्ड द प्लास्टिक स्केल और स्ट्रॉ, तो पेपर पीसेस अपने आप ऐसे ऊपर की तरफ जंप करेंगे बेटा और उसके जाके चिपक जाएंगे। एंड स्टिक इट टू when it is brought close to the paper pieces, और इसके चिपक जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे, चिपक जाएंगे जब हम इसके पेपर पीसेस के पास लाए। Why does this happen? ये हुआ क्यों? When two objects of certain material are rubbed together, जब दो ऑब्जेक्ट किसी अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं बेटा, ये बात ध्यान करना, अलग अलग टाइप के मटेरियल होंगे, आर रब टुगेदर, उनको हम रब करते हैं जोर से। इलेक्ट्रिक चार्जेस बिल्ड अप ऑन देयर सरफेसेस, जैसे मैंने बताया ना बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाएंगे। मैंने पॉलीथीन के ऊपर जब प्लास्टिक स्केल को रब किया तो पॉलीथीन के ऊपर एज वेल एज मेरे प्लास्टिक स्केल के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएंगे। These charges are called static charge, इनको क्या बोला गया, स्टैटिक चार्ज। चार्ज क्यों है, क्योंकि चार्ज हैं, और स्टैटिक क्यों बोला गया, क्योंकि एक जगह रुके हुए हैं, कहीं मूव नहीं कर रहे, उसके ऊपर डेवलप हुए हैं। As they do not move by themselves, क्यों, क्योंकि वो अपने आप से कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, वो स्टेशनरी हैं, इसलिए उनको स्टैटिक चार्ज बोला गया। The object that acquires static charge is said to be, वो ऑब्जेक्ट जिसमें कि, वो ऑब्जेक्ट जैसे कि प्लास्टिक स्केल जिसमें चार्ज डेवलप हुआ है, वो इज सेड टू बी ए चार्ज ऑब्जेक्ट। अब वो क्या बन गया है, ये जो प्लास्टिक स्केल थी अब ये चार्ज ऑब्जेक्ट बन गई है। ए चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स, दैट इज एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन अनचार्ज ऑब्जेक्ट। अब ये चार्ज ऑब्जेक्ट क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा किसको, इन शॉर्ट एक फोर्स अप्लाई करेगा, किसके ऊपर, एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर। जो पीसेस ऑफ पेपर थे वो क्या थे बेटा, अनचार्ज ऑब्जेक्ट थे, तो चार्ज ऑब्जेक्ट उन अनचार्ज ऑब्जेक्ट को ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। हम देख चुके हैं जब कॉन्टैक्ट में नहीं भी होंगी बॉडी तब भी ये काम करेगा। लेट अस डू अनदर एक्टिविटी विद ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। आप डिफरेंट मटेरियल के बने हुए एक दूसरी एक्टिविटी करते हैं इसी टाइप की। टेक टू बैलून्स, दो बैलून ले लो, ए लेंथ ऑफ थ्रेड, धागा ले लो, एंड ए वूलन क्लोथ, और ऊन का कपड़ा, कोई स्वेटर वगैरह उस टाइप की कोई चीज़ है ना जो सर्दियों में पहनते हैं बेटा, वो। इन्फ्लेट टू बैलून्स एंड हैंग देम इन सच ए वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। इस तरह से टांग दो बेटा कि उनके बीच में कुछ स्पेस रहे और एक दूसरे को टच ना कर रहे हों। रब बोथ बैलून्स विद द वुलन क्लोथ एंड रिलीज देम। अब क्या करो बेटा, एक बैलून पकड़ा, उसके साथ वुलन क्लोथ से रब कर दिया, दूसरा बैलून पकड़ा, उसको रब किया हमने वुलन क्लोथ के साथ विद योर फिंगर्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, वी ऑब्जर्व दैट द बैलून्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एज इफ दे आर रिपेलिंग ईच अदर। जैसे कई बार आपके अच्छे दोस्त के साथ थोड़ी बहुत लड़ाई नहीं हो जाती, तब एक बच्चा इधर मुंह करके बैठेगा, दूसरा बच्चा उधर मुंह कर लेगा कि ठीक है मैं तेरे से कट्टी, मैं तेरे से बात ही नहीं करूँगा। उसी टाइप से अब इन दोनों की कट्टी होगी, क्यों, क्योंकि हमने इनको वुलन क्लोथ से रब किया है। नाउ ब्रिंग द वुलन क्लोथ यूज्ड फॉर रबिंग द बैलून्स क्लोज टू वन ऑफ द रब्ड बैलून। अब रब बैलून के पास में उस वुलन क्लोथ को लेके आओ। व्हाट हैपन्स, दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर। अब वो एक दूसरे की तरफ
मूव करेंगे एज इफ दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, जैसे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, आप इन ऑब्जर्वेशन से आपने क्या पता लगाया? डज इट मीन दैट देयर आर टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस? हमने देखा जैसे बेटा मैग्नेटिक फोर्सेस जब हमने पढ़ा था वहाँ हमने देखा कि अट्रैक्शन भी हो रहा था, रिपल्शन भी हो रहा था। यहाँ अगेन हमने फिर से देखा कि एक बार तो रिपेल कर रहे थे, लेकिन जब वुलन क्लोथ्स के साथ लाए तो अट्रैक्ट कर रहे थे। तो क्या इसका मतलब ऐसा है क्या कि दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं? वी फाउंड दैट द टू सिमिलर चार्जेस बैलून रिपेल ईच अदर। हमने क्या देखा बेटा, जब दो बैलून थे जो कि सेम चार्ज के थे तो वो रिपेल कर रहे थे, एक दूसरे को धकेल रहे थे दूर। वेयर एज ए चार्ज बैलून एंड द वुलन क्लोथ, जबकि चार्ज बैलून और कपड़ा विद विच द बैलून वॉज रब्ड अट्रैक्ट ईच अदर। इसी के बजाय जब मैं एक कपड़ा इसके पास लाया तो अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, एक दूसरे को तरफ अट्रैक्ट करने लगे। दिस इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बैलून, इससे हमें पता चला कि जो बैलून के ऊपर चार्ज था इज ऑफ ए डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द वुलन क्लोथ। तो हो सकता है बेटा जैसे इसके ऊपर प्लस चार्ज रहा होगा, इस बैलून के ऊपर भी प्लस चार्ज रहा होगा, वेयर एज इन केस ऑफ क्लोथ ये माइनस रहा होगा। वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है। सिंस द बैलून्स वर चार्ज इन द सेम वे वी कैन से दैट दे हैव एक्वायर्ड सिमिलर चार्जेस। अब देखो इनको तो एक तरीके से तैयार किया हमने, तो इट मीन्स उनके ऊपर तो एक ही चार्ज रहा होगा, इसीलिए मैंने उनको प्लस दिया है। एज द सिमिलरली चार्ज बैलून रिपेल ईच अदर, तो एक जो सिमिलरली चार्ज बैलून थे उन्होंने रिपेल किया एक दूसरे को। वी कैन इन्फर दैट, तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि लाइक चार्ज रिपेल करेंगे एक दूसरे को, जैसे वहाँ पे लाइक पोल्स रिपेल कर रहे थे, सेम ऐसे ही लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। Both the rubbing object and the rubbed object get charge, but they acquire opposite kind of charges. लेकिन जो बैलून था और जो कपड़ा था उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के चार्जेस आए, इसीलिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा? अट्रैक्ट कर रहे थे। द टू काइंड ऑफ स्टैटिक चार्ज आर सेड टू बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो दो चार्ज निकल के आए उससे हमने क्या कहा बेटा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अलग अलग नाम दिया। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी और एन अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हमने क्या समझा बेटा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का सेकंड एग्जांपल समझा। डेफिनेशन क्या है बेटा? इसको अच्छे से लर्न कर लेना। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है किसके ऊपर? ऑन अनदर चार्ज बॉडी, दूसरी चार्ज बॉडी के ऊपर, और एन अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरी चार्ज बॉडी के ऊपर या फिर दूसरी अनचार्ज बॉडी के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई कर रही है तो व्हाट वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक फॉर्म में हैं, अगर वही इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वही इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। अगर स्टैटिक फॉर्म है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल दिया बेटा। सो सिंपल। A step further, when the charges move, they constitute an electric current. As I told you, जैसे ही अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं, रोका हुआ था हमने इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे ही अब चार्ज मूव करना स्टार्ट किया उन्होंने क्या बना दिया? They constitutes इलेक्ट्रिक करंट। उन्होंने करंट बना दिया इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट जो हम 6-7 में पढ़ चुके हैं। It is the same current which makes a lamp glow और generates a heating effect और a magnetic effect। जो हम बेटा इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं, उससे होगा क्या? एक लैम्प ग्लो करेगा इलेक्ट्रिसिटी से, जो एक हीटिंग इफेक्ट जनरेट करेगा या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करेगा। जस्ट हम लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। अब आता है बेटा थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी का थर्ड पार्ट, कॉन्टैक्ट फोर्सेस का थर्ड पार्ट, ग्रेविटेशन फोर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा इसको ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं और एंजॉय करते हैं। टेक ए बॉल एंड थ्रो इट वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल लो, ऊपर की तरफ फेंको, ये बॉल कहाँ जाएगी बेटा? डज इट कम डाउन या फिर ऊपर ही चली जाती है? वो नीचे आएगी बेटा। नाउ थ्रो इट अगेन, फिर से फेंको, बट दिस टाइम हार्डर, लेकिन जितना फोर्स लगाया था उससे डबल फोर्स से फेंको।
डज इट स्टिल फॉल बैक डाउन टू द ग्राउंड, या फिर से वापस ज़मीन पे आई क्या? व्हाट ऑब्वियस है, वापस ही आएगी। आप लोग बहुत बार ट्राई कर चुके हो क्रिकेट खेलते वक्त। थिंक अबाउट डिफरेंट सिचुएशन अराउंड यू वेयर एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अप इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ फेंको, फाइनली फॉल्स और कम बैक टू द ग्राउंड और द फ्लोर, लास्ट में वो चीज़ घूम फिर के वही ज़मीन पे आ जाएगी, अर्थ पे आ जाएगी। ये देखिए बेटा, आप इसमें से कोई भी एग्जाम्पल, इसके अलावा खुद के भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैंने इरेजर था, मैंने हाथ से छोड़ दिया, मैंने पुश नहीं किया, जस्ट रिलीज़ किया है, वो ज़मीन पे जा रहा है। ये देखिए वही एप्पल है जो न्यूटन साहब ने देखा था, या फिर ऑरेंज है, ऑरेंज है सर, ऑरेंज है जो ज़मीन पे गिर गया। सिमिलरली एक बच्चा जंप कर रहा है किसी हाई प्लेस से, वो भी नीचे की तरफ आएगा। बास्केटबॉल जब हमने बास्केट किया उसको, तो वो भी अर्थ की तरफ आएगी। सिमिलरली जब आप स्विमिंग पूल में जंप करते हो तो आप भी अर्थ की तरफ आते हो। Why do all the objects fall toward the earth? सभी के सभी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ ही क्यों गिरते हैं? सेकेंड, इज देयर एनी फोर्स विच एक्ट्स ऑन देम, क्या कोई ऐसा फोर्स है क्या जो उनके ऊपर काम करता है? व्हाट एक्सर्ट्स दिस फोर्स, और अगर ऐसा फोर्स है तो क्या चीज़ है जो ये फोर्स को एक्सर्ट करती है? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ समझेंगे। सिंस ऑल द ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड द अर्थ, क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरते हैं, इट मीन्स द अर्थ अट्रैक्ट्स, इसका मतलब सीधा सा है कि अर्थ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है, पुल कर रही है। अट्रैक्ट मीन्स पुल, अभी तक आप समझ गए होंगे। अट्रैक्शन मीन्स पुल, रिपल्शन मीन्स पुश। द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन आगे बेटा, वो फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स, वो फोर्स जिससे कि अर्थ अट्रैक्ट कर रही है किसको? ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ ऑब्जेक्ट्स को, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा गया है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसी फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहा गया है, या फिर सिंपल वर्ड्स में बोल दूं मैं उसे तो ग्रेविटी बोल दीजिए। सिंस द ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट्स विदाउट कॉन्टैक्ट विद द फोर्स विद द ऑब्जेक्ट इट अट्रैक्ट्स। अब ये बताओ, जब मैंने बॉल को ऊपर फेंका तो क्या अर्थ और बॉल कॉन्टैक्ट में थे क्या? उसके बीच में गैप था ना बेटा। इवन देन अर्थ ने उसको अट्रैक्ट कर लिया, तो कोई कांटेक्ट नहीं था, इसीलिए इट इज़ ए फॉर्म ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ चेंजेस आ रहे हैं बेटा। हमने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा, मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा था? अट्रैक्ट भी कर रहा था और रिपेल भी कर रहा था, याद है? सिमिलरली हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा, वहाँ क्या हो रहा था? अट्रैक्शन भी था और रिपल्शन भी था। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन नहीं होगा। इसीलिए बेटा इसको मार्क कर लेना, क्योंकि ये तीनों फोर्स में से जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़े तीनों, उन तीनों में से थोड़ा अबनॉर्मल बिहेव करता है, अलग टाइप का है, तो क्वेश्चन में आ सकता है। आपको डेडली श्योर लिख लेना है कि ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव को अंडरलाइन कर लेना। अनलाइक मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच कैन आइदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होगा नेचर में। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, जब एक हाइट से मैंने एक ऑब्जेक्ट को गिराया, इट टेक्स ए स्ट्रेट वर्टिकल पाथ, ये सीधा, बिल्कुल सीधा वर्टिकल पाथ लेगा डाउनवर्ड्स बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करने से पहले बिल्कुल सीधा जाएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, वेयरएज जैसे इस गुड़िया ने इसको ऊपर की तरफ फेंका, द ऑब्जेक्ट मूव्स अप स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा जाएगा, स्लोज डाउन, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो होगी और एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके रुक जाएगा। स्लोज डाउन, स्टॉप मोमेंटरली, कुछ सेकंड के लिए, कुछ माइन्यूट सेकंड्स के लिए वहां रुक जाएगा मोमेंटरली एट द टॉप, एंड देन टेक्स ए स्ट्रेट पाथ बैक टू द ग्राउंड, वो वापस वर्टिकल आएगा डाउनवर्ड्स, बिल्कुल एज इट इज नीचे आ जाएगा। While going up, the speed of the object goes on decreasing. अगर मेरे पास बहुत प्रिसाइज इक्विपमेंट्स हों और मैं उसको मेज़र कर पा रहा हूँ, तो जब मैंने उसको ऐसे फेंका, मान लिया मैंने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका,
तो क्या होगा, 1 सेकंड के बाद 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ जाएगा, नेक्स्ट फिर 8 7 5 4 3 2 0, ऐसे ही घटते घटते वो एक इंस्टेंट के लिए 0 पे जाके रुक जाएगा, जहाँ उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर वहाँ से 0 से वापस चलना शुरू होगा और उसकी स्पीड फिर बढ़ना शुरू होगी, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर पर सेकंड, इस टाइप से आते आते फिर वो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। वही समझा रहा है, वाइल गोइंग अप द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग, घटती जाएगी कब तक, टिल द ऑब्जेक्ट कम्स टू ए स्टॉप, जब तक उसकी स्पीड 0 नहीं हो जाती तब तक। इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाएगी। कैसे कि सर पहले तो ऊपर जा रहा था और स्पीड घट रही थी, ऊपर जा रहा था स्पीड घट रही थी, अब इस पॉइंट पे जाके उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ चेंज हो गई है और अब 0 से फिर से बढ़नी शुरू हो गई, स्पीड इंक्रीज होना शुरू हो गई, एंड स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग। वी से दैट द ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ वर्टिकल मोशन। इससे हमें क्या पता चला बेटा, जो ऑब्जेक्ट था वो वर्टिकल मोशन में मूव किया, गया कैसे, वर्टिकल, आया कैसे, वर्टिकल मोशन। व्हेन इट कम्स इन ए वर्टिकल डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स में मूव करेगा ना तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन में आएगा। डज द अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट विद इक्वल फोर्स, क्या अर्थ जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट को, मैं एक बॉल को ऊपर फेंका वो भी, एक बोतल को ऊपर फेंका वो भी, इस पेन को ऊपर फेंका वो भी, क्या सभी के सभी चीज़ों को एक ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगी क्या, वो समझते हैं। कॉन्सेप्ट आ रहा है बेटा, वेट एंड इट्स मेजरमेंट। द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ, वो फोर्स बात कर रहा है बेटा, वो फोर्स जिसके साथ, मान लो बेटा ये अर्थ है, मैंने एप्पल यूं फेंका या बॉल फेंकी तो बॉल को वो नीचे की तरफ पुल कर रहा है, तो वो फोर्स जिसके साथ अर्थ पुल कर रही है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ इज कॉल्ड द वेट। ये वेट है उस बॉल का, जिस फोर्स से पुल कर रही है ना नीचे की तरफ, ये उस बॉल का वेट है। द वेट मेजर्स हाउ स्ट्रांगली एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड बाय द अर्थ। तो क्या सर मेरा वेट 40 kg है, मेरा वेट 40 kg है, तो क्या अर्थ मेरे को इसी फोर्स से पुल कर रही है क्या? हाँ बेटा, नॉर्मल में वही चीज़ है। सिंस द वेट इज ए फोर्स इट इज मेजर्ड इन द सेम यूनिट एज दैट ऑफ द फोर्स। वेट क्या है? वेट बेटा एक फोर्स ही तो है, तो इसीलिए इसकी यूनिट भी सेम होगी जैसे कि फोर्स की थी। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेट, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या थी? न्यूटन। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेट क्या होगी? न्यूटन। तो बेटा आपका जो वेट है वो भी सेम ही है। Let us now try to find out if the earth pulls every object with the equal force। क्या पता करने की कोशिश करते हैं कि अर्थ सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ एक ही फोर्स से खींचती हैं क्या? एक एक्सपेरिमेंट करेंगे बेटा, उसके थ्रू हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। टेक ए स्प्रिंग एंड फ्यू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मास। एक डिफरेंट मास के कुछ चीज़ें ले लो, जैसे पेंसिल बॉक्स ले लिया, टिफिन बॉक्स ले लिया और एक पत्थर का टुकड़ा ले लिया। हैंग वन एंड ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम ए नेल। एक नेल लगा दी और वहाँ से स्प्रिंग को इस हिसाब से अरेंज कर दिया। फ्रॉम द अदर एंड हैंग एन ऑब्जेक्ट। दूसरे एंड में ऑब्जेक्ट को इस टाइप से हैंग कर दो, लटका दो। एंड ऑब्जर्व द स्प्रिंग। डज द स्प्रिंग स्ट्रेच। पहले स्प्रिंग की लेंथ इतनी थी बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक की, लेकिन जैसे ही मैंने वेट लगाया तो अब स्प्रिंग कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ उसकी बढ़ गई है, यहाँ से यहाँ तक उसकी लेंथ बढ़ गई है। नाउ हैंग द अदर ऑब्जेक्ट्स। इसी टाइप से बेटा कोई दूसरे ऑब्जेक्ट हैंग करके देखो एंड नोटिस द स्ट्रेच इन द स्प्रिंग ईच टाइम। उसको नोटिस करो और मेजर करो कि कितना बढ़ा। इज द स्ट्रेच कॉज बाय ईच ऑब्जेक्ट द सेम। जैसे ही मैंने पत्थर का साइज बड़ा किया, आप ये देखो बेटा ये लेंथ कहाँ पहुँच गई? यहाँ पहुँच गई। नॉर्मल स्प्रिंग का साइज कितना था? नॉर्मल स्प्रिंग का साइज था इतना, इसमें बढ़ा था इतना सा, लेकिन इसमें बढ़ गया इतना। तो क्या ये और ये बराबर है? नहीं सर, बराबर नहीं है, ये तो अलग अलग खींच रहा है। When an object is hung from a spring, the spring stretches due to the force applied on the object by the earth. Spring stretch क्यों हुआ? क्योंकि अर्थ बेटा उसको खींच रही थी। क्यों खींच रही थी? क्योंकि वो फोर्स अप्लाई कर रही थी बेटा अर्थ उसके ऊपर। वी फाइंड दैट द स्ट्रेच कॉज्ड इन द स्प्रिंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अभी हमने देखा, इस जो एक्सपेरिमेंट है बेटा उसकी फाइनल लाइन्स है, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स।
वो जो स्ट्रेच किया, कॉज इन द स्प्रिंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट था। दिस इंडिकेट्स दैट द अर्थ पुल्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट फोर्सेस। इससे हमें ये प्रूव हुआ, ये इंडिकेट हुआ कि अर्थ डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट फोर्स के साथ खींचती है। दैट इज द वेट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। यही इसीलिए तो है कि आपके क्लास में जो राकेश है वो आपसे 10 किलो भारी है, आपकी क्लास में जो रितिका है वो आपसे 3 किलो कम है। यही तो रीज़न है, क्योंकि उनको अलग अलग खींच रहा है। कैन वी यूज द स्प्रिंग टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? क्या हम वेट मेजर करने के लिए स्प्रिंग का यूज कर सकते हैं क्या? जैसे अभी हमने देखा। स्टेप फर्दर में समझते हैं। ए स्प्रिंग बैलेंस इज अ सिंपल डिवाइस। बेटा स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होता है, जैसे इसमें दिखाया था ना बेटा, उसी टाइप से स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है बेटा, इस टाइप से इसके अंदर एक हुक होता है लास्ट में। ये एक सिंपल डिवाइस है यूज टू मेजर वेट। यह वेट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये देखिए वेट के साइड में क्या लिखा हुआ है, फोर्स, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है, न्यूटन। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्प्रिंग। इसमें स्प्रिंग रहेगा फिक्स्ड एट वन एंड, एक एंड से मैंने उसको फिक्स कर दिया है, विद ए हुक अटैच्ड एट द अदर एंड। दूसरे एंड पे ये क्या है बेटा, दिस इज ए हुक। व्हेन वी हैंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हुक, अब मैंने एक बच्चे को इससे टांग दिया, समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा। मान लिया कि कोई पॉलिथीन मैंने इसके अंदर यूँ टांग दी, द स्प्रिंग स्ट्रेचेस। स्प्रिंग अब इतनी हाइट में नहीं रहेगा, वो बढ़ जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। एंड द अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग, वो कितना बढ़ा, अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग, उससे हमें क्या मिलेगा, वेट मिलेगा। गिव्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उससे मुझे पता चलेगा, मान लिया मैंने एक पॉलिथीन यहाँ टांगी तो इसका लेंथ बढ़ गई 10 सेंटीमीटर। मैंने एक दूसरी पॉलिथीन टांगी, उसने लेंथ बढ़ा दी 20 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कहूँगा कि इसका वेट इससे डबल है। देयर इज अ स्केल ऑन द बैलेंस। जो स्प्रिंग होगा ना बेटा, उसके पीछे में इस टाइप से एक स्केल बना देंगे जहां वेट लिखा हुआ होगा। देयर इज अ स्केल ऑन द बैलेंस विच इज मार्क्ड, उसके ऊपर मार्किंग होगी टू शो द वेट, वेट दिखाने के लिए कि 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो। यूजुअली देयर इज ऑल्सो अनदर स्केल टू शो द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ मास इन ग्राम। एक दूसरी स्केल भी होगी जहां आपका मास ग्राम्स में पता चल पाएगा। दीज वैल्यू हैव बीन मार्क्ड विद द अजम्पशन दैट द स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड ऑन द अर्थ। यह इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, एक अजम्पशन के साथ कि वेट हम मेज़र करेंगे अर्थ के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप कल को नासा में गए और नासा में अपने साथ शुभांशु शुक्ला जी की तरह हैं, आप भी अपने साथ एक स्प्रिंग बैलेंस लेके चले गए स्पेस में, अब वहाँ वेट मेज़र कर रहे हैं। सर वेट में तो डिफरेंस आ रहा है। यही चीज़ बता रहा है बेटा, वो अर्थ के लिए है, ना कि स्पेस के लिए या फिर मून या किसी दूसरे प्लेनेट के लिए नहीं है। विद द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट। अर्थ में क्यों है बेटा, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ। लेट अस लर्न टू मेजर द वेट यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करते हुए हम वेट मेजर करना सीखते हैं, जो मैं मोटे तौर पर आपको बता चुका हूँ। बट फर्स्ट लेट अस फैमिलियराइज आवर सेल्फ विद द स्प्रिंग बैलेंस द वे वी डिड विद द थर्मोमीटर अर्लियर। जैसे हमने थर्मोमीटर को पहले समझा था, वैसे ही अब हम यहाँ स्प्रिंग बैलेंस को समझेंगे। Let us observe. Look at the spring balance shown in figure 5.13. यहाँ देखते हैं what is the maximum weight it can measure. यह कितना मेजर कर सकता है? The maximum weight it can measure is 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन मेजर कर सकता है। Thus this scale has a range. इसीलिए इसकी रेंज क्या होगी बेटा? मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 0 न्यूटन। मैक्सिमम कितना कर सकता है? 10 न्यूटन। रेंज क्या होती है? रेंज क्या होती है बेटा? जैसे मैं कह दूं कि आप कितनी चपाती खाते हो, तो आप कहोगे सर 1 से लेके 4, तो आपकी रेंज क्या होगी? 1 से लेके 4। एक रोटी कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 4 रोटी। तो वही मिनिमम कितना मेजर कर पा रहा है वो? 0 न्यूटन से लेके कहाँ तक? 10 न्यूटन तक। तो उसकी रेंज कितनी होगी? 0 to 10। Let us now try to find the smallest value of weight that can be measured by the spring balance. छोटे से छोटी वैल्यू जो वो मेज़र कर सकता है वो समझते हैं। ये बेटा स्प्रिंग बैलेंस को देख लीजिए। इसमें राइट साइड में यहाँ अगर आपको क्लियरली नहीं भी दिख रहा हो तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। राइट साइड में न्यूटन्स लिखा हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 न्यूटन। यहाँ एक रेड मार्किंग है।
रेड मार्किंग ही स्प्रिंग की लेंथ बता रही है बेटा। जब मैं इसको नीचे की तरफ खींचूंगा, जब मैं जो इस पर पॉलीथीन टांगनी है टांग दिया, अब मान लिया ये यहाँ आके रुक गया, तो मैं बोल दूंगा 2 न्यूटन फोर्स है। वेयर एज लेफ्ट साइड में इधर देखिए आप, ग्राम लिखा हुआ है, 0, 100, 200, 300, 400 अप टू 1000 ग्राम तक लिखा हुआ है। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हम इससे मेजर कर सकते हैं वो। Look at the spring balance shown in figure and note down the following. How much is the weight difference indicated between the two bigger marks? ये जो दो बिगर मार्क है, पहला 1, दूसरा 0, इन दो बिगर मार्क्स के बीच में कितना डिफरेंस है सर? 1 न्यूटन का डिफरेंस है। हमने न्यूमेरिकली चेक किया, कितने का डिफरेंस है? 1 का। यूनिट कौन सी है? यूनिट है सर न्यूटन। तो कितना डिफरेंस हुआ? 1 न्यूटन। दोनों चीज बोलोगे आप, सिर्फ एक बोलने से काम नहीं चलेगा। हाउ मच इज द वेट डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स? द वेट डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन 0 and 1 और बिटवीन 1 and 2 न्यूटन कितना होगा? क्या 1 होगा क्या खाली? नहीं सर, 1 के साथ न्यूटन भी होगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन ही तो यूनिट है। हाउ मेनी डिवीजन शोन बाय स्मॉलर मार्क्स आर देयर बिटवीन दीज टू बिगर मार्क्स? अब थोड़ा और माइन्यूटली जाना पड़ेगा बेटा। ये दो बड़े मार्किंग जो हमने ये दो बड़े मार्किंग देखा, इनके बीच में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 5 मार्किंग मिलेंगे, 1, 2, 3, 4 and 5। देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन दीज मार्क्स। उनके बीच में 5 डिवीजन मिलेंगे छोटे वाले। हाउ मच वेट डज 1 स्मॉल डिवीजन इंडिकेट? तो अगर ये टोटल 1 न्यूटन दिखा रहा है, 5 डिवीजन 1 न्यूटन दिखा रहे हैं, तो 1 डिवीजन कितना दिखाएगा? 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड, अगर 5 डिवीजन मिलके 1 न्यूटन दिखा रहे हैं तो 1 डिवीजन कितना दिखाएगा बेटा? 1 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्मॉल मार्किंग है ना, दैट इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन के बराबर है। समझ आ गया? नहीं समझ आया तो एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट द स्प्रिंग बैलेंस कैन रीड इज 0.2 न्यूटन। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा बेटा कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि स्प्रिंग बैलेंस मेजर कर सकता है, तो वो 1 न्यूटन नहीं होगी। उस पर जो स्मॉलेस्ट मार्किंग है ना, वो जैसे आपकी कोरिलेट करते हैं आपकी रियल लाइफ से, स्केल है, स्केल में सेंटीमीटर्स रहते हैं बेटा। 15 सेंटीमीटर की नॉर्मल स्केल होती है, वो 15 सेंटीमीटर। तो मैं पूछूं कम से कम आप क्या मेजर कर सकते हो? तो आप कहोगे सर 1 सेंटीमीटर। नहीं, एक इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो 1 सेंटीमीटर के बीच में वो क्या देखेगा बेटा? अगर 15 सेंटीमीटर की मेरी स्केल है तो वो 0 से लेके 0 और 1 के बीच में छोटे मार्किंग भी देखेगा, जो कि कितने होंगे? 10 छोटे मार्किंग होंगे। तो वो कहेगा सर कि 1 सेंटीमीटर में 10 पार्ट हैं, तो यानी एक पार्ट 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर निकल के आएगा। तो आप उस स्केल से मिनिमम 1 मिलीमीटर मेजर कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ इस स्केल में 0.2 न्यूटन मेजर कर सकते हैं। नाउ यूजिंग दिस मेथड कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वेट दैट कैन बी मेजर्ड विद द स्प्रिंग बैलेंस गिवन टू यू। इस मेथड का यूज करते हुए आप स्मॉलेस्ट वैल्यू वेट की चेक करो जो आप स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर सकते हो। योर स्कूल लेबोरेटरी मे हैव स्प्रिंग बैलेंसेस फॉर विच द रेंज एंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन मे बी डिफरेंट। हो सकता है आपके स्कूल में ये थोड़ा डिफरेंट तरीके का हो, 10 की जगह 20 दे रखा हो, 5 की जगह 10 पार्ट्स दे रखे हों, तो उसमें आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट इज़ देयरफॉर ऑलवेज नेसेसरी टू लुक केयरफुली एट द स्प्रिंग बैलेंस यू आर अबाउट टू यूज। ऐसा नहीं है बेटा कि कोई भी स्प्रिंग बैलेंस पकड़ा दिया आप सीधा से बोल दोगे सर संदीप सर ने बोला था 0.2 न्यूटन और 0.2 न्यूटन ही मेजर करेगा। नहीं बेटा, वहाँ आपको चेक करना पड़ेगा कि रीडिंग कितनी दे रखी है, 10 न्यूटन है या 20 तक है, उसमें पार्ट्स कितने बना रखे हैं, 5 पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे। लेट अस नाउ लर्न हाउ टू मेजर वेट यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस। इसमें क्या कर रहा है बेटा? टेक ए स्प्रिंग बैलेंस एंड ए फ्यू ऑब्जेक्ट्स। एक स्प्रिंग बैलेंस लिया और कुछ ऑब्जेक्ट लिए। कीप इन माइंड दैट द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी हैवियर देन द मैक्सिमम वैल्यू। इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। अगर मैंने बोला इसकी रेंज है 10 न्यूटन, तो ध्यान करना 10 न्यूटन से ज़्यादा का वेट वाला हम नहीं लेंगे।
अदरवाइज इट में गेट डैमेज। अगर उसकी रेंज ही 10 न्यूटन है और मैं इसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लटका दूंगा तो स्प्रिंग परमानेंट डिकम्पोज हो जाएगा, उसका इलोंगेशन बढ़ा ही रहेगा। सस्पेंड द ऑब्जेक्ट वन बाय वन फ्रॉम द हुक। जैसे यहाँ दिखा रखा है बेटा, हुक से एक एक करके सभी ऑब्जेक्ट लटका दो। रीड द स्केल फॉर वेट केयरफुली। अब ये रेड को देखो, जो पहले यहाँ था 0 पे, वो चीज़ यहाँ आ गई है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.2। तो मेजरिंग वेट यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस, आप पेंसिल बॉक्स का चेक करोगे, पार्शियली फिल्ड वाटर बॉटल का चेक करोगे, जैसे उसने पत्थर टांग रखा है इस टाइप से आप उसका वेट चेक करोगे और यहाँ लिखते जाओगे। पेंसिल बॉक्स का मान लिया 1 न्यूटन, वाटर बॉटल का मान लिया 2 न्यूटन, इस टाइप से पत्थर का 5 न्यूटन आप चेक कर सकते हो। ये बहुत आसान है बेटा, जब प्रैक्टिकली आप देखोगे इसको बहुत आसान लगेगा। You can repeat activity 5.10 to 5.12 for the mass scale shown on the left side of the spring balance to measure the mass of an object। अगर बेटा ग्राम में आपको मेज़र करना है तो जो लेफ्ट साइड वाला स्केल था ना, वो वाला आप यूज़ कर सकते हो। Step further, the mass of an object can be measured indirectly by measuring its weight। आप मास, अब यहाँ मास और वेट के बीच में थोड़ा सा आपको इनिशिएट करा रहा है, मास और वेट के बीच में डिफरेंस रहेगा, वो समझा रहा है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर इनडायरेक्टली बाय मेजरिंग द वेट। अगर मैं वेट को मेजर करूंगा तो मैं इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मास को मेजर कर सकता हूँ यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस, और बाय कंपेयरिंग इट्स वेट विद द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए नोन मास। या फिर हम एक ऐसे वेट के साथ इसका कंपेरिजन कर लें जिसके बारे में हमें पहले से पता है, यूजिंग ए बीम बैलेंस। बीम बैलेंस आप लोग दुकान में देखा होगा ना बेटा, अर्लियर टाइम्स में वो इस टाइप का होता था। आजकल तराजू का तरीका चेंज हो गया है, सिंस आजकल डिजिटल और एडवांस डिजिटल आ गया है। सिंस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ। एक चीज़ का वेट पूरी अर्थ के ऊपर लगभग एक जैसा ही रहेगा फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज, एज इट इज़ एक्सेप्टेबल टू वे एन ऑब्जेक्ट टू फाइंड इट्स मास। क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है कि मास को मेज़र करने के लिए हम वेट का यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट बेटा, हम और डिटेल में नहीं जाएंगे, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं बेटा कि मास और वेट में डिफरेंस होता है। नॉर्मल बच्चे का कॉन्सेप्ट रहता है कि मास और वेट सेम है, लेकिन डिफरेंस होता है। एज वी हैव लर्न अर्लियर इन द चैप्टर मटेरियल इन ग्रेड 6, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मास क्या चीज़ है बेटा? अमाउंट ऑफ मैटर। मान लिया एक मैं बॉल की बात कर रहा हूँ, तो बॉल के अंदर मैटर कितना है, वो मास है। एंड इज मेजर्ड इन ग्राम, और हम मेज़र कैसे करते हैं उसको? ग्राम में मेज़र करते हैं कि बॉल का वेट था 50 ग्राम, 70 ग्राम, उस टाइप से, और किलोग्राम। इट्स वैल्यू रिमेन्स द सेम एट एवरी प्लेस। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जो बॉल का कंटेंट है, जो मैटर है, वो कभी चेंज नहीं होता है। चाहे आप उसको अर्थ पे रखो, चाहे मून पे ले जाओ, चाहे मार्स पे ले जाओ, उसका कंटेंट चेंज नहीं होगा, वेट चेंज हो जाएगा। इट्स वैल्यू रिमेन्स द सेम एट एवरी प्लेस। इसकी वैल्यू सेम रहेगी हर एक जगह पे। वेट ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी जगह जो वेट है इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। मास क्या था बेटा? उसका कंटेंट था जो उसके अंदर था, लेकिन वेट क्या है? वो ग्रेविटेशनल पुल है जो उसको अंदर नीचे की तरफ खींच रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो खींच रहा है। तो वेट क्या होगा? एक फोर्स है। और मास क्या है? उसका कंटेंट, उसके अंदर का कंटेंट। तो क्या कंटेंट चांद पे जाऊंगा तो चेंज होगा क्या? नहीं सर, लेकिन उसका ग्रेविटेशनल पुल तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अर्थ उसको गलत अलग फोर्स से खींच रही है और मून उसको अलग फोर्स से खींचेगा। इसीलिए वेट चेंज हो जाएगा, लेकिन मास चेंज नहीं होगा। with which the earth pulls an object, since gravitational force can vary very slightly from place to place। अब ये बोल रहा है बेटा, gravitational force vary कर सकता है place to place on the earth और can be very different on different places। gravitational pull जो है बेटा, अगर हम प्लेन की बात करें तो वो अलग होगा। मैं उसी को एवरेस्ट पे ले जाऊं तो वहाँ कुछ अलग ग्रेविटेशनल पुल होगा, क्योंकि मेरी डिस्टेंस कम ज़्यादा हो गई है। तो जैसे जैसे हम ग्रेविटेशनल पुल बढ़ेगा या घटेगा, और इन केस अगर मैं दूसरे ही प्लेनेट पे चला जाऊं तो फिर तो पूरा ही चेंज हो जाएगा। अर्थ के ऊपर तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे प्लेनेट पे चला जाऊं तो ग्रेविटेशनल पुल पूरा ही चेंज हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि मून के ऊपर
हमारा वेट, मान लिया मेरा वेट है 60 kg और मैं मून पे गया तो मेरा वेट 1/6 रह जाएगा, सिर्फ 10 kg। समझ रहे हैं? तो क्या होगा बेटा, वेट कैन चेंज बट मास डज नॉट। सारी कहानी का निचोड़ है ये, वेट बदल सकता है लेकिन मास नहीं बदल सकता। स्टेप फर्दर में हम करेंगे बेटा, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। ग्रेविटेशनल जो पुल है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर अलग अलग होगा। दस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। जैसे मैंने बोला ना बेटा, एक ऑब्जेक्ट का वेट अलग अलग होगा, कहाँ? अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर, जैसा कि दिखा रखा है। इवन दो इट्स मास रिमेन द सेम, जबकि मास उसका सेम ही है। बॉल जो है, कंटेंट तो वही है ना, वही कंटेंट को मैं चांद पे लेके गया, वही कंटेंट को मास पे लेके गया, कंटेंट नहीं बदला लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स बदल गया। वही बता रहे हैं, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर 1 किलोग्राम है, वेट कितना है? 10 न्यूटन। ये देखिए, मास अर्थ पे, मून पे, मार्स पे, वीनस पे, जुपिटर पे, सबके ऊपर 1 किलोग्राम ही है। वेयरएज वेट देखिए बदल रहा है, 10 न्यूटन, 10 का 1/6 1.6 न्यूटन, उसका 6वां हिस्सा रह गया है। मार्स पे 3.8, वीनस पे 9 न्यूटन और जुपिटर कितना बढ़ गया है? अर्थ के ऊपर मेरा वेट था 10 किलो, जुपिटर पे जाऊंगा 25 किलो। मैं मोटा तगड़ा हो गया क्या? नहीं, मेरा कंटेंट चेंज नहीं हुआ क्योंकि मेरा मास चेंज नहीं हुआ। हाँ, ग्रेविटेशनल पुल चेंज हुआ है। इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। फील हुआ? स्टेप फर्दर, इन एवरीडे लाइफ पर्टिकुलरली फॉर द गुड्स वी कॉमनली यूज, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। नॉर्मली जब सामान की बात करते हैं ना बेटा, मेरे को केले लेने हैं, संतरे लेने हैं, सेब लेने हैं, तो हम क्या बात करते हैं? अमाउंट ऑफ मैटर, उसके अंदर कितना मैटर है, उसके मास के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, रादर देन द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ। जब मुझे कोई सामान खरीदना है तो उसके अंदर कंटेंट कितना है उसके ऊपर डिपेंड करूंगा, ना कि उसको ग्रेविटेशनल पुल के ऊपर। हाउएवर दो व्हाइल द यूनिट ऑफ मास आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ द टर्म मास, द टर्म वेट इज टिपिकली यूज्ड। लेकिन जनरल होता क्या है, जब हम मास की यूनिट यूज़ कर रहे होते हैं तो हम वेट की यूनिट यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ सेड दैट द वेट ऑफ द व्हीट बैग इज़ 10 किलोग्राम। व्हीट बैग का जो वेट है वो 10 किलोग्राम बोल देते हैं, बट इन साइंटिफिक यूज दिस इज़ नॉट करेक्ट। ये रह गया बेटा जनरल लाइफ का कॉन्सेप्ट। जिस बच्चे ने साइंस नहीं पढ़ी है उसके लिए मास और वेट लगभग एक ही हैं और वो उसको एक दूसरे के साथ रिप्लेस भी कर लेते हैं, कभी मास बोल दिया कभी वेट बोल दिया। बट एज यू आर ए साइंस स्टूडेंट यू मस्ट बी अवेयर कि इसमें डिफरेंस है और साइंस के लैंग्वेज में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ द करेक्ट टर्म्स विद देयर करेक्ट यूनिट्स इवन इफ एवरीडे लैंग्वेज इज़ मोर कैजुअल। अगर एवरीडे लाइफ में जो हम बोल रहे हैं वो कैजुअल है तब भी। नेक्स्ट इज बेटा फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग मतलब तैरना और सिंकिंग मीन्स डूबना। इसमें हम समझेंगे कि कैसे सेम वेट होते हुए भी कोई चीज़ डूब जाती है और कोई चीज़ तैरती रहेगी। तैरने के और डूबने का प्रिंसिपल क्या ग्रेविटेशन पुल के ऊपर डिपेंड करता है क्या, उस बारे में समझ रहे हैं। अब इस गुड़िया को एक डाउट आया, इफ़ यू प्लेस सम ऑब्जेक्ट्स ऑन वाटर, अगर कुछ ऑब्जेक्ट हम पानी के ऊपर रख दें, सम ऑफ देम फ्लोट, जैसे यहाँ देख रहे हो बेटा एक वाटर बोतल है ये फ्लोट कर रही है, व्हाइल अदर फॉल टू द बॉटम। अगर इसी में मैं एक पत्थर का टुकड़ा डाल दूँ, पत्थर का टुकड़ा छोड़ दूँ तो छोड़ते ही वो क्या होगा बेटा, पूरा नीचे चला जाएगा, वो बकेट के बिल्कुल तलहटी में चला जाएगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज एक्टिंग ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स तो सभी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उस बोतल पे भी काम कर रहा है और उस पत्थर पे भी काम कर रहा है। इस बोतल पे भी काम किया, पत्थर पे भी काम किया, लेकिन देन व्हाई डोंट ऑल ऑब्जेक्ट फॉल टू द बॉटम। तो ऐसा क्यों नहीं है कि पत्थर तो नीचे चला गया, ये बोतल क्यों नहीं जा रही है, यही समझते हैं। While taking out water from a bucket, अगर एक बकेट है बेटा मेरे पास जिसमें पानी भरा हुआ है और इसमें से मैं पानी निकाल रहा हूँ, किससे, एक मग से, एक मग का यूज़ करते हुए मैं पानी बाहर निकाल रहा हूँ। डू यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया दैट द मग फील्स लाइटर, मग आपको हल्का दिखाई देगा व्हेन इट इज़ इनसाइड वाटर, जब यह पानी के अंदर है तब। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने की कोशिश करते हैं।
टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल विद इट्स लिड क्लोज टाइटली। एक प्लास्टिक बोतल लो, उसका ढक्कन अच्छे से बंद कर दो। एंड ए बकेट फुल ऑफ वाटर, और एक बकेट ले लो पानी की भरी हुई। पुश द बॉटल इन द वाटर। अब कोशिश करो इस बॉटल को दबाने की। टेक केयर कि उसका ढक्कन प्रॉपरली बंद हो, सील हो, पानी अंदर ना चला जाए। डू यू फील एन अपवर्ड पुश? तो जब मैं उसको अंदर की तरफ पुश कर रहा था ना, तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, अंदर नहीं जा रही है, तो आपको एक बाहर की तरफ पुश महसूस होगा। अगर आप उसको ज़बरदस्ती अंदर ले जाके छोड़ भी दोगे ना, तो आप देखना ऊपर आ जाएगी। रिलीज द बॉटल, डज इट बाउंस बैक? रिलीज करो, वो फिर से ऊपर आ जाएगी, बाउंस बैक करेगी। यू वुड हैव फेल्ट एन अपवर्ड पुश, आपने एक अपवर्ड पुश जरूर फील किया होगा। एंड द बॉटल बाउंसेस बैक टू द सरफेस ऑफ द वाटर, और बॉटल अपने आप से सरफेस पे आ जाएगी। दिस इंडिकेट्स दैट वाटर अप्लाइज ए फोर्स। तो पानी ने क्या किया बेटा? पानी ने एक फोर्स अप्लाई किया, किसके ऊपर? बॉटल के ऊपर। किस डायरेक्शन में? इन द अपवर्ड डायरेक्शन। पानी ने, जो इसके अंदर पानी भरा हुआ था, उसने जो इसके अंदर पानी था ना बेटा, उसने एक फोर्स अप्लाई किया, किसके ऊपर? इस बॉटल के ऊपर। किस डायरेक्शन में? ऊपर के डायरेक्शन में। इन फैक्ट ऑल लिक्विड्स अप्लाई ए सिमिलर फोर्स। ऐसा नहीं है पानी ही अप्लाई करेगा, अगर मैं इसकी जगह कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल डाल दूं, वो भी अप्लाई करेगा, हर एक लिक्विड अप्लाई करेगा। द फोर्स अप्लाइड बाई लिक्विड और एन ऑब्जेक्ट, क्या बोल रहा है बेटा? ए फोर्स अप्लाइड बाई लिक्विड, वो फोर्स जो कि लिक्विड ने अप्लाई किया है ऑन एन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इज नोन एज द अपथर्स्ट और बायंट फोर्स। उसी को अपथर्स्ट या बायंट फोर्स कहा गया है। अपथ्रस्ट, ऊपर की तरफ, थ्रस्ट, ऊपर की तरफ प्रेशर। दो पार्ट में आप समझ सकते हो। यहाँ से अगर आप दो पार्ट्स में करोगे, अपथर्स्ट, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड, जब एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड में मैंने रखा, द ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू द अर्थ एक्ट ऑन इट डाउनवर्ड्स। अब ये बेटा अपथर्स्ट किधर लगा? ये कौन सा फोर्स था सर? अपथर्स्ट फोर्स था। अब बात कर रहा है, जब मैं एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड में रखूंगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ एक्ट्स ऑन इट डाउनवर्ड्स। इसी बॉटल पे नीचे की तरफ अर्थ क्या करेगी बेटा? ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगी। कौन सा फोर्स लगाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगाएगी। बट ए बायंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट बाय द लिक्विड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन लिक्विड के द्वारा ऊपर की तरफ इसके ऊपर बायंट फोर्स लगेगा। इफ द ग्रेविटेशन फोर्स इज मोर देन द बायंट फोर्स। अब देखो इसी केस में अगर ग्रेविटेशन फोर्स अपथर्स्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाए, जैसे कि किस में हुआ? पत्थर में हुआ, तो पत्थर नीचे आ जाएगा। द ऑब्जेक्ट सिंक, तो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। बट इफ द टू फोर्सेस आर इक्वल, अगर दोनों फोर्स बराबर होंगे, द ऑब्जेक्ट फ्लोट, जैसे इस केस में हुआ, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑन विच द बायंट फोर्स डिपेंड्स अपॉन इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। एक ऐसा फैक्टर जिस पे कि ये डिपेंड करेगा कि अपथर्स्ट कितना लगेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर इसी वाटर की जगह मैं ऑयल चेंज कर लूँ, तो अपथर्स्ट तो सभी में लगेगा, लेकिन कितना लगेगा ये डिपेंड करेगा उसकी डेंसिटी के ऊपर। यू विल लर्न अबाउट डेंसिटी इन लेटर चैप्टर ऑफ दिस बुक। इसी चैप्टर के बाद, इसी बुक में हम बाद में फिर से पढ़ेंगे। स्टेप फर्दर, आर्किमिडीज, अ फेमस ग्रीक साइंटिस्ट, एक बेटा बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए हैं ग्रीक साइंटिस्ट, जिसके नाम से आर्किमिडीज प्रिंसिपल आया, उनके बारे में बात कर रहे हैं। डिस्कवर्ड दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुल्ली, ये वो जो डिस्कवरी की थी ना बेटा, उसके बारे में बता रहा है। उसकी स्टेटमेंट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुल्ली और पार्शियली इमर्ज, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं पानी में, किसी लिक्विड में या तो पूरा डुबो दूं या पार्शियली डुबो दूं, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। यह क्या एक्सपीरियंस करेगा बेटा? अपवर्ड फोर्स। अभी हमने देखा ना, अपवर्ड फोर्स बॉटल ने एक्सपीरियंस किया। विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, यह किसके बराबर होगा? विच इज इक्वल, किसके बराबर होगा? वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, यह इसने कितना पानी हटाया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे इस एग्जांपल की बात करें बेटा, पत्थर वेट कम होते हुए भी नीचे डूब गया, बॉटल जिसका वेट लगभग उसके बराबर था, पत्थर और इसका वेट लगभग बराबर था, फिर भी डूबी नहीं,
तैरती रही। क्यों? क्योंकि पत्थर ने बेटा जो पानी हटाया ना, तो उसने अपने साइज का ही पानी हटा पाया, तो वो डूब गया। लेकिन बॉटल का वेट तो था पत्थर के बराबर ही, लेकिन उसने पानी कई गुना ज़्यादा हटाया क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा था, इसीलिए वो तैरती रही। दिस इज नोन एज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसी को आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोला जाता है। इफ द वेट ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर, अब वो बात कर रहा है कि अगर जो पानी मैंने हटाया उसका वेट स्मॉल हुआ देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल सिंक, जैसा कि पत्थर के केस में हुआ। इफ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, अगर दोनों का वेट बराबर होगा या ज़्यादा होगा तो वो फ्लोट करता रहेगा। एवर हर्ड ऑफ देयर आर सम रॉक्स विच कैन फ्लोट ऑन वाटर, क्या आपने सुना है कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो पानी के ऊपर तैरती रहेंगी। वन सच रॉक इज प्यूमिक, एक इस टाइप की रॉक जो आपको डायग्राम में दिखा रखी है इज प्यूमिक, विच इज फॉर्म ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। जब बेटा वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, ज्वालामुखी विस्फोट, उस टाइम में when lava with lots of gas and water vapors cools quickly, तो इसमें से क्या निकलेगा? जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो लावा निकलेगा बेटा, और लावा बहुत सी गैसों के साथ और पानी के वेपर्स के साथ अचानक से ठंडा हो जाता है। बात समझो, लावा क्या है? मोल्टन आयरन है, पिघला हुआ लोहा है, तो सर वो तो बहुत भारी होगा। नहीं बेटा, जब वो अचानक से ठंडा हो रहा होता है तो अपने साथ ही अपनी कुछ एयर पॉकेट्स के साथ बंद हो जाएगा, प्लस वाटर वेपर्स के साथ बंद हो जाएगा, मीन्स एक रॉक की फॉर्म में आ जाएगा। इट ट्रैप्स टाइनी बबल्स ऑफ गैस, अपने साथ जैसे मैंने बोला ना एयर पॉकेट्स ले लेगा, कुछ टाइनी बबल्स बना लेगा गैस अपने अंदर। दिस क्रिएट्स ए लाइट, तो उससे क्या होगा? साइज में तो बड़ा पत्थर दिखाई देगा, लेकिन होगा कैसा? वो हल्का होगा, पोरस होगा। पोरस मतलब जिसमें छोटे छोटे छेद अंदर बाहर आ सकता है। पोरस रॉक बना लेगा फिल्ड विद एयर पॉकेट्स, ये एयर पॉकेट्स डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं, विच इज लेस डेंस देन द वाटर एंड दैट्स व्हाई इट विल फ्लोट ऑन द वाटर। इसके साथ बेटा ये आपका चैप्टर खत्म हो रहा है। हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको सच में समझ आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं, साइंस को फील कर रहे हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।